वेल ओटाकू फ्रेंड्स, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विंड ब्रेकर के सीजन 2 को। और मानो ना मानो 2025 एक ऐसा साल बन गया है जहां बहुत सारे नए एनिमेज रिलीज होते ही जा रहे हैं। और ये साल एनिमे फैंस के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कहानी को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड में हुआ क्या था। हमने देखा था कि नागुटो को कील ऑर्गेनाइजेशन अपने साथ लेकर चली जाती है और जैसे ही अंजाई को ये पता चलता है वो अकेले ही उसे बचाने निकल पड़ता है। लेकिन तभी साकुरा उसे देख लेता है और अपने सारे क्लासमेट के साथ नागुटो को बचाने निकल पड़ता है। अब हम बढ़ते हैं कहानी की ओर, जहां हम देखते हैं साकुरा और उसके क्लासमेट कील के पंडरों से लड़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा नीरे, जो कि लड़ाई झगड़े से दूर ही रहना चाहता है, वो साइड में खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है। बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन कहते हैं ना, जब तुम्हारे दोस्त लड़ रहे हो तो तुम्हें ना चाहते हुए भी उनको ज्वाइन करना ही पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ नीरे के साथ। वो खुद को रोक नहीं पाता और आगे लड़ाई करने बढ़ जाता है, लेकिन बेचारा खुद ही पिटने लग जाता है। उसे बहुत ज्यादा चोट आती है। नीरे की हालत देख साकुरा भी हैरान हो जाता है, पर वो उसे बचाने भी नहीं आ पाता क्योंकि वो खुद ही दूसरों से लड़ाई कर रहा होता है। इसके बाद कील का एक बंदा उसे लकड़ी से मारने ही वाला होता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम सभी को ये पता चलने वाला है कि आखिर लड़ाई की असली वजह क्या है। साकुरा और उसके क्लासमेट कील के बेस की ओर जा रहे थे। नीरे उन सभी लोगों को बताता है कि इनका लोगो एक ड्रैगन स्केलेटन का है, ये कोई ज्यादा बड़ा ग्रुप भी नहीं है। फिर नीरे बताता है कि उसे भी नहीं पता कि ये टीम कब फॉर्म हुई है, बस वो ये जानता है कि ये लोग एक क्रिमिनल का ग्रुप है जो कि आए दिन क्राइम करते ही जा रहे हैं। साकुरा कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये कौन है, मुझे तो बस अपने दोस्त नागुटो को बचाना है, और अगर मेरे रास्ते में कोई भी आए तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे तो बस इन सभी को पेलना है। ये सुनते ही बाकी के सभी लोग भी जोश में आ जाते हैं और कहते हैं, उन सभी ने हमारे दोस्त को पकड़ा है, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सुनने के बाद अंजाई को अच्छा फील होता है। वो सभी को थैंक्स भी कहता है और साथ ही उन्हें कील के मेंबर से संभल कर रहने को बोलता है, क्योंकि ये लोग एक क्रिमिनल हैं और वो अपने ओपोनेंट को बहुत ही ब्रूटली मारते हैं। ये लोग ग्रुप में निकलते हैं और किसी को भी बैट और प्लैंक से बहुत ही बुरी तरह मारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग कील के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ का गेट लॉक होता है। साकुरा कहता है, अब हम क्या करें, लेकिन तभी नीरे के फोन में बहुत सारा नोटिफिकेशन आने लगता है, जिसे सुनकर साकुरा इरिटेट हो जाता है और चिढ़ते हुए उसे अपने फोन को साइलेंट करने को कहता है। तभी सुकीसीता गेट को खोलने की कोशिश करने लग जाता है, जो देखकर नीरे कहता है, मुझे नहीं लगता तुम इसे अकेले खोल पाओगे। ये सुनते ही सुकीसीता गेट के सामने आता है और एक जोरदार लात मारता है, जिसके कारण वो गेट खुल जाता है। ये देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। इसके बाद वो सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। वहाँ कील के मेंबर्स पहले से होते हैं। वो इन सभी को देखकर उनका स्वागत करते हैं। वो लोग नागुटो से कहते हैं, देखो देखो कौन आया है, तुम्हें बचाने तुम्हारे दोस्त आए हुए हैं। कील ऑर्गेनाइजेशन का एक बंदा नागुटो का बाल पकड़कर उसे उन सभी को दिखाता है। उसकी हालत देख करके तुम सभी को तो पता चल ही गया होगा कि उसे कितनी बेरहमी से मारा गया है। बेचारा अपनी आंखों को भी नहीं खोल पा रहा था। ये देखकर अंजाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन सभी से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी साकुरा उसे रोक लेता है। अंजाई पूछता है कि तुम मुझे रोक क्यों रहे हो। फिर साकुरा कील के मेंबर से कहता है, बहुत हुआ तुम सभी का नाटक, जल्दी से नागुटो को हमें वापस कर दो। तभी वो बंदा कहता है, अभी इसके मार खाने का कोटा खत्म नहीं हुआ, हम इसे अभी तुम्हारे हवाले नहीं कर सकते। साकुरा कहता है, तुम अपनी परमिशन अपने पास ही रखो, मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर कील का एक मेंबर उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है। साकुरा अब अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो कहता है, मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, मैं तुम सभी को हरा कर ही नागुटो को यहाँ से वापस ले जाऊंगा। तभी कील का एक बंदा कहता है, तुम सभी तो सुपर हीरोज की तरह बात कर रहे हो, जो सभी को बचाने आया है, लेकिन अफसोस की बात, उससे पहले तुम्हें हमसे भिड़ना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कील ऑर्गेनाइजेशन के बंदे इन लोगों को चारों ओर से घेर लेते हैं। इतने ज्यादा बंदों को देखकर कुछ लोगों की हालत खराब होने लगती है। वो कहते हैं, हमें तो लगा था ये छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, पर हम इतने सारे लोगों से कैसे लड़ेंगे। तभी सुगे और किरियो कहते हैं, ये लोग तो बहुत कम है, हम तो इन्हें आसानी से हरा देंगे। हम देखते हैं कि बाकी के फ्रूरिन मेंबर्स बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। तभी साकुरा कहता है, अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, पीछे हटो, मैं अकेला ही इन सभी को संभाल लूंगा। ये बात सुनते ही बाकी के सभी मेंबर्स में जोश आ जाता है और लड़ने को तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें क्या लगा हम इतने कमजोर हैं, हम भी इन लोगों से अच्छे से लड़ाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कील का वही बंदा इन सभी लोगों को लड़ने के लिए आगे भेज देता है और इधर साकुरा और इसके दोस्त भी उन सभी पर टूट पड़ते हैं। पूरे ग्रुप में ये 5 ही उन सभी पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी साकुरा अंजाई से आगे बढ़ने को कहता है और बाकी के मेंबर्स भी उन दोनों के लिए रास्ता क्लियर करने लग जाते हैं। तभी नागुटो को होश आना शुरू होता है और वो जब साकुरा और अंजाई को देखता है तो सोचता है, ये लोग आखिर यहाँ कर क्या रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नागुटो को बचाने के लिए अंजाई सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है, लेकिन साकुरा नीचे ही रहता है। तभी कील के एक बंदे पर अंजाई अटैक करता है, लेकिन वो उसके सारे अटैक्स को डॉज करते हुए उसके फेस पर एक जोरदार लात मारता है, जिसके कारण वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। साकुरा ये देखकर उसके पास जा ही रहा होता है कि तभी कील का एक मेंबर उस पर पाइप से अटैक करके उसका रास्ता रोक लेता है। साकुरा उसके अटैक को डॉज तो कर लेता है, लेकिन अंजाई के पास जा नहीं पाता। उसी के जैसे 4 और कील के मेंबर बाकी चारों के रास्ते में आ जाते हैं। हम
देखते हैं कि ये पांचों इन पांचों को अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। जो बंदा साकुरा से लड़ रहा होता है उसका नाम कोंगो है। वो पाइप का यूज करके साकुरा पर अटैक कर रहा होता है, पर साकुरा उन सभी अटैक्स को डॉज करता जा रहा था। इसके बाद हम सुगे के अपोनेंट को देखते हैं जिसका नाम किरीशिमा है। दूसरी तरफ हम सुगीसिटा को देखते हैं जिसका अपोनेंट का नाम मोगामी है। इसके बाद हम किरियो के अपोनेंट को देखते हैं जिसका नाम कागा है। इसके बाद हम सुगे के अपोनेंट को देखते हैं जिसका नाम टॉनी होता है। फिर तभी साकुरा देखता है कि उसके एक बंदे पर किसी ने पाइप से अटैक कर दिया है। ये देखकर साकुरा उसे बचाने आगे बढ़ता ही है कि तभी उसका अपोनेंट एक पाइप से उस पर अटैक कर देता है और कहता है, कहाँ चले इतनी हड़बड़ी में, पहले मुझसे तो निपट लो, उसके बाद ही तुम अपने दोस्त को बचा सकते हो। इधर किल ग्रुप का लीडर ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है, इन पांचों के वजह से ही वो सब अभी तक जीत पा रहे थे, और अब मैंने जब इन पांचों को बिजी कर दिया है तब तो फ्यूरिन के पास जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं बची है। इन लोगों की बेवकूफी यही है कि ये हमें मारने सीधा हमारे अड्डे तक पहुंच गए। इसके बाद हम नीरे को देखते हैं जो कि दूर से फाइट को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहता है, अब तो हम फाइट हार रहे हैं और सुगे भी मेरी वजह से अपनी फुल पोटेंशियल में नहीं लड़ पा रहा है क्योंकि वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। और मैंने तो सोचा था कि यहाँ आने के बाद मैं अपने दोस्तों के कुछ काम आ पाऊंगा, पर मैं तो उल्टा इन लोगों के लिए ही बोझ बन चुका हूँ। मैं कितना बेवकूफ हूँ। तभी उसे साकुरा की कही हुई बात याद आती है जब साकुरा ने उसे कहा था कि तुम बेवकूफ नहीं हो। ये सोचने के बाद नीरे के अंदर जोश भर जाता है। वो कहता है, मैं भी फ्यूरिन का एक हिस्सा हूँ, मैं कमजोरों की तरफ फाइट को देख नहीं सकता। ये कहते हैं वो एक बंदे पर अटैक करता है और उसे जमीन में गिरा देता है जिससे वो अपने दोस्त को उस बंदे से बचा लेता है। जिसके बाद वो लोग नीरे को मार मार कर अधमरा कर देते हैं। यहाँ पे नीरे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और खुद में ही कहता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना साकुरा। साकुरा जब उसकी ओर देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसका अपोनेंट उसे अपनी जगह से हिलने ही नहीं दे रहा था। तभी एक बंदा नीरे को लकड़ी से मारने ही वाला होता है कि वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। किसी ने गेट पर इतनी जोर से मारा था कि वो गेट उड़ते उड़ते सीधा उस बंदे को जा लगती है जो नीरे को मारने वाला था। ये देखने के बाद वहाँ सन्नाटा छा जाता है। तभी लोगों की बुरी तरह से फट जाती है। वो सभी सोचते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। तभी एंट्री होती है काजी की जो कि सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। वो अपने दो दोस्तों के साथ इन सभी को बचाने आया हुआ है। जिसके बाद आनामोतो नीरे के पास आकर कहता है, चलो अच्छा लगा, हम यहाँ सही समय पर पहुँच गए। फिर हम देखते हैं कि बाकी के सभी लोग काजी को देखते ही घबराना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, ये तो वही है ना जो अपने दुश्मनों को बहुत बुरी तरह मारता है, चाहे वो कोई भी हो। काजी को देखने के बाद किल गैंग का वही बंदा कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं तुम इन सबको मुझसे बचाने तो नहीं आए हो? तुम्हें आइडिया भी है यहाँ चल क्या रहा है? जहाँ तक मुझे पता है तुम सभी तो ऐसा ग्रुप हो जो शहर के लोगों को बचाता है, और अब तुम यहाँ आकर हमारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रहे हो। ये सुनने के बाद फ्यूरिन के कुछ मेंबर्स को लगता है ये सही कह रहा है, हमें इनके मैटर पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तभी काजी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कहता है, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि तुम्हारे मैटर से हमें इस बार लेना देना है। किल ग्रुप के सभी मेंबर्स काजी को इतना गुस्सा करते हुए देख बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी काजी उस बंदे से कहता है, अभी तुम ही ने कहा वो फ्यूरिन का काम है लोगों को प्रोटेक्ट करना, और अभी तुम्हारे पास जो बंदा है वो हमारे बोफुरिन का ही पार्ट है। किल गैंग के लीडर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये कह क्या रहा है। तभी काजी कहता है, तुम सच में गधे हो, तुम किसी भी काम के नहीं, तुम लोगों ने बोफुरिन को ललकारा है तो इसका अंजाम भी तुम्ही को भुगतना होगा। किल ग्रुप के जितने भी आदमी थे काजी को गुस्सा करते देख कांपने लगते हैं। तभी लीडर कहता है, चलो ये भी ठीक है, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दिया था। इसके बाद वो अपने सभी लोगों को काजी को मारने आगे भेजता है, लेकिन वो सभी इतना डरे हुए थे कि आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। तभी उनका लीडर उनको धमकाते हुए कहता है, वो बस 3 ही लोग हैं, अगर तुम सभी ने अभी हमला नहीं किया तो मैं तुम्हारी हालत नाबूटो जैसी कर दूंगा। उन सभी के पास कोई और ऑप्शन ना होने के कारण उन्हें लड़ाई में उतरना ही पड़ता है, लेकिन काजी और उसके दोस्त उन सभी को आसानी से पेल देते हैं। फिर काजी अपने दोस्तों से कहता है, तुम सभी नीचे संभालो, मैं ऊपर बॉस से लड़कर आता हूँ। इसके बाद हम कुशिनी को देखते हैं जो नीरे को बाहर लेकर आता है और उसे वहाँ छोड़कर अंदर वापस लड़ने चला जाता है। नीरे मन में सोच रहा होता है, सच में मैं किसी काम का नहीं हूँ। इसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ आनामोटो सभी को मोटिवेट करते हुए कहता है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है तो जल्दी से जल्दी इन सभी को मार गिराओ, वैसे भी हम तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर बाकी के फ्यूरिन मेंबर्स भी मोटिवेट हो जाते हैं और वापस से लड़ाई में कूद पड़ते हैं। इसके बाद हम काजी को देखते हैं जो कि उस ग्रुप के लीडर के पास जा रहा होता है। तभी उसे आंजाए रास्ते में गिरा हुआ मिलता है। वो उसे उठाकर साइड में रख देता है। तभी साकुरा उसे कहता है, तुम उसके पास मत जाना, वो मेरा शिकार है। ये सुनते ही साकुरा का ओपोनेंट कहता है, तुम्हें उनसे लड़ने से पहले मुझसे भिड़ना होगा। लेकिन फिर भी साकुरा काजी से कहता है, तुम ऊपर मत जाना, उससे तो मैं ही लड़ूंगा। ये सुनते ही काजी उन दोनों के पास आता है और साकुरा से कहता है, तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तुम्हें पता भी है? तभी साकुरा का ओपोनेंट काजी पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी काजी भी उसे एक जोरदार लात मारने ही
ही वाला होता है कि तभी वो पीछे हट जाता है। वो अपने मन में सोचता है ये कैसा मॉन्स्टर है, मैं मरते मरते बचा। इसके बाद काजी उस बंदे से कहता है मैं अभी साकुरा से बात कर रहा हूँ तो मुझे बीच में इंटरफेयर मत करो। इसके बाद काजी साकुरा से कहता है तुम्हें तो बस लीडर से लड़ना है ना, जिस पर साकुरा उसे हाँ कहता है। तभी काजी उसे एक पंच मारते हुए कहता है तुम अपने आसपास के सराउंडिंग को देख भी रहे हो, तुम कैसे लीडर हो, तुम अपने दोस्तों को भी नहीं बचा पा रहे, और तो और तुम्हारा ओपोनेंट इतना कमजोर होने के बाद भी तुम इसे हरा नहीं पा रहे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। इसके बाद वो लीडर को मारने आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी साकुरा कहता है मैं अभी भी इससे लड़ना चाहता हूँ। जिस पर काजी कहता है क्या बात है, मुझे भी इससे लड़ना है, और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे तरफ से भी इसे मारूंगा, तुम बस उस चीज में फोकस करो जो तुम्हें अभी करना चाहिए। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी साकुरा पीछे से आवाज देते हुए कहता है मैं सोच रहा था मैं इसके नाक पे मुक्का मारूं, वो भी 10 बार। इस पर काजी कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा ये काम भी मैं कर दूंगा। इसके बाद वो लीडर से लड़ने चला जाता है। इसके बाद हम साकुरा और उसके अपोनेंट को देखते हैं। उसका अपोनेंट कहता है चलो अच्छा हुआ, कम से कम ये मॉन्स्टर मुझसे तो नहीं लड़ेगा। तभी वो देखता है कि साकुरा खुद को एक पंच मारता है, जो देखने के बाद उसका अपोनेंट कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो। इसके बाद साकुरा खुद से कहता है मैं सच में बहुत बड़ा गधा हूँ। फिर साकुरा अपने ओपोनेंट से कहता है चलो इसे जल्दी खत्म करें, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि काजी फाइनली अब ऊपर वाले बंदे के पास पहुंच जाता है, जो कि उस टीम का लीडर भी है। वो बंदा कहता है अच्छा तो तुम ही हो मेरे ओपोनेंट, तब तो आज काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सुना है तुम बिल्कुल मेरी तरह ताकतवर हो, मेरी ही तरह तुम अपने बंदे को मारकर उसे समझाते हो। इसके बाद हमें उसका नाम बताया जाता है जो कि है सिंगो। वो काजी से कहता है देख भाई तू मेरा ओपोनेंट है, अगर मैंने तुझे हरा दिया तो तुझे फ्यूरिन छोड़कर मेरे गैंग को ज्वाइन करना होगा। और वैसे भी तुम सभी ने ये क्या अफवाह फैला रखा है कि तुम लोगों को प्रोटेक्ट करते हो तो तुम भी हमारी ही तरह एक गुंडे। जिस पर काजी कहता है अबे घोचू तू अपनी बकवास बंद कर, और अगर तुझे फ्यूरिन के बारे में कुछ नहीं पता तो उल्टा सीधा भी मत बोल। फिर इधर हम साकुरा को देखते हैं जो कि अब सीरियस हो चुका है। वो कॉन्गो को एक जोरदार लात मारता है। मार खाने के बाद कॉन्गो भी शॉक हो जाता है और सोचता है अचानक ही इसे क्या हो गया, और वो अपने पंटरों को उसे पेलने भेज देता है। लेकिन साकुरा उन सभी को मार देता है, जो देखने के बाद तो कॉन्गो की पूरी तरह से फट जाती है। तभी साकुरा उसके पास आता है और एक पंच में ही उसे नॉकआउट कर देता है, और किल के बचे हुए मेंबर से कहता है तुम सभी जल्दी आओ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। इसके बाद हम तेइका और किरिशिमा को देखते हैं, जहाँ किरिशिमा उसे एक लकड़ी से मारता है। तेइका कहता है मेरी आदत है, मैं पहले मेरे अपोनेंट को मौका देता हूँ। वो दोनों की फाइट कंटिन्यू हो ही रही होती है कि तभी हमें सुकीसीता और उसके ओपोनेंट को दिखाया जाता है। उसका ओपोनेंट उससे कहता है तुम हमेशा इरिटेटेड रहते हो और यही कारण है कि तुम इतने कमजोर हो। सुकीसीता उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है कि तभी उसका ओपोनेंट उछलकर उसे लात मारता है। फिर सीन शिफ्ट होकर तेइका के पास जाती है, जहां वो अपने ओपोनेंट के पंचेस को पकड़ लेता है और एक जोरदार पंच मारता है जो कि लकड़ी को तोड़ते हुए उसके फेस में लगता है। फिर तेइका कहता है चलो अब शुरू हुआ राउंड 2। इधर हमें सुकीसीता को दिखाया जाता है जो कि अपने ओपोनेंट के पैर को पकड़ लेता है और उसे जमीन में पटक देता है। इधर हम तेइका को देखते हैं जो कि अपने ओपोनेंट के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। वो दोनों ऐसे ही कुछ देर तक लड़ाई करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि तेइका और सुकीसीता दोनों अपने ओपोनेंट को एक साथ फाइनल ब्लो देते हैं, जिसके बाद इनके ओपोनेंट वही नॉकआउट हो जाते हैं। फिर हमें मित्सुगी और कागा को दिखाया जाता है जो कि लड़ते लड़ते एक दीवार में बड़ा सा छेद कर देते हैं। मित्सुगी उससे कहता है ये दीवार मैंने नहीं तोड़ी, जिस पर कागा कहता है हाँ प्रिंसेस, ये दीवार तुमने नहीं तोड़ी और तुम कभी तोड़ भी नहीं पाओगे, इसे तो मैंने तोड़ा है। कागा मित्सुगी के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक करता जाता है और साथ ही उसे चिढ़ाते हुए कहता है अरे ओ प्रिंसेस, कहाँ तक भागोगे तुम मेरे जाल से, जरा मैं भी तो देखूं तुम कब तक बच पाओगी। यहीं पे हमें बताया जाता है कि कागा कोई परमानेंट मेंबर नहीं है, वो तो बस कील को अपने मजे के लिए ज्वाइन किया है, और तो और उसे कोई ऑर्डर भी नहीं देता। तभी मित्सुगी कहता है यही कारण है तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम तो बस एक कुत्ते हो जो कि इधर उधर भटकते रहता है, ना ही तुम लड़कियों के बीच पॉपुलर हो और ना ही अपने ग्रुप में किसी काम के हो। मित्सुगी उसका मजाक उड़ाए ही जा रहा था। ये सुन सुनकर कागा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मित्सुगी उसे डॉज करते हुए उसके चीन के पास लिटरली भाई टच करता है, जिसके कारण वो वहीं गिर जाता है और बेहोश होने की हालत में आ जाता है। मित्सुगी कहता है तू तो मेरे से भी कमजोर है बे, जाकर अपनी बराबरी वालों से टक्कर ले। और साथ ही उसे ये भी कहता है अगर तेरे में हल्की सी भी अच्छाई होती तो तू भी लड़कियों के बीच फेमस होता। इसके बाद तो कागा भी फाइट से आउट हो जाता है। फिर हमें बाकी के फ्यूरिन मेंबर्स की लड़ाई को भी दिखाया जाता है, जहाँ एक बंदा तो बस पीट रहा था। तभी कासुमी वहाँ आकर उसे बचा लेता है। ये देख फर्स्ट ईयर के दो लौंडे कहते हैं सीनियर्स का तो कोई जवाब नहीं, क्या ही पेल रहे हैं वो इन सभी को। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से कील का एक बंदा उन पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी साकुरा उड़ते उड़ते आता है
और एक जोरदार लात मारकर इसका काम तमाम कर देता है। हम देखते हैं कि साकुरा का मुंह उतरा हुआ है। बाकी के फ्यूरिन मेंबर्स भी इस चीज को नोटिस करते हैं। तभी साकुरा उन सभी से माफी मांगते हुए कहता है, नेक्स्ट टाइम से मैं अपनी फाइट में फोकस किया करूंगा ताकि मैं जल्दी से उसे खत्म कर तुम सभी की हेल्प करने आ सकूं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग बाकी के बचे हुए मेंबर से फाइट करने जाते हैं। साकुरा लड़ ही रहा होता है कि तभी एक बंदा उसके पास से गुजरकर नीचे गिर जाता है और उसे ऐसे फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि सुवो था। सुवो ने अपने अपोनेंट को अच्छे से धोया था। कील का वो बंदा कहता है, मुझे तुम्हारी आंखें पसंद नहीं, तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं तुम्हारे सामने कुछ हूँ ही नहीं। वो उस पर अटैक करने आगे बढ़ता ही है कि तभी सुवो उसे एक लात मारकर उसके होश ठिकाने ला देता है। सुवो यही नहीं रुकता, वो उसे एक पंच मारने ही वाला होता है कि साकुरा उसे रोक लेता है। ये देख सुवो काफी हैरान हो जाता है और साकुरा से कहता है, इतना कुछ हो गया फिर भी साकुरा तुम इतने शांत कैसे हो? तो साकुरा कहता है, अभी उसे सबसे ज्यादा गुस्सा खुद पर आ रहा है क्योंकि उसकी ही बड़ी बड़ी बातों के कारण आज सभी लोग इस हाल में हैं। तो इसलिए अभी हमें गुस्से से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से चलना होगा। ये सुन सुवो अपने मन में सोचता है कि वो कभी भी साकुरा की बराबरी नहीं कर सकता और खुश हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि सिंगो काजी पर भारी पड़ रहा होता है क्योंकि वो एक बेसबॉल बैट से काजी पर अटैक कर रहा था। उसे ऐसी हाल में देख सिंगो बहुत ज्यादा खुश होता है और उससे कहता है, तुम कोई हीरो बनने के लिए नहीं बने हो, तुम्हारा असली नेचर तो एक बीस्ट का है, तो फ्यूरिन को छोड़ो और किल गैंग के साथ ज्वाइन हो जाओ। काजी उसकी बात को एक्सेप्ट करते हुए अपने पास्ट में हुए एक इंसिडेंट को याद करता है जब उसने अपना आपा खोकर काफी लोगों को कुत्ते की तरह मारा था और उसे ये भी नहीं पता होता कि आखिर उस समय उसे हुआ क्या था। फिर उसकी लाइफ में बोफुरिन आते हैं और उसे सिखाते हैं कि खुद को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, जिनके कारण ही वो आज नॉर्मल हो पाया है। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि काजी अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने के लिए लॉलीपॉप खाता है ताकि वो फिर से अपना आपा खोकर किसी को नुकसान न पहुंचाते। काजी सिंगो से कहता है, ये जो तूने टीम बनाई है वो बोफरिन के सामने कुछ भी नहीं है और तुम्हें टॉप पे रहने का भी कोई हक नहीं। ये सुन सिंगो उससे कहता है, बहुत हो गई हीरोगिरी की बातें, थे तो तुम एक बीस्ट पर अब तो तुम एक पालतू जानवर बन चुके हो। चलो आज मैं तुम्हें आजाद कर तुम्हारे अंदर के बीस्ट को जगा दूं। हम देखते हैं कि वो काजी पर अटैक करना शुरू कर देता है लेकिन काजी उन सभी अटैक्स को डॉज करता जा रहा था। वो जंप करके एक चेन को पकड़ता है और वापस आकर उसे एक जोरदार लात मारता है। बदले में सिंगो भी उसे एक लात मारता है और फिर वो उस इंसान की बेइज्जती करने लगता है जिसने उसके अंदर के शैतान को कंट्रोल करने में मदद की थी। ये सुनते ही काजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे एक जोरदार किक मारता है जिसके कारण उसकी बेसबॉल बैट टेढ़ी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि काजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे इस हाल में देख सिंगो खुश होते हुए कहता है, फाइनली काजी के अंदर के बीस्ट को मैंने जगा दिया है। फिर क्या, काजी उसे कुत्ते की तरह पेल कर नॉकआउट कर देता है। वो कहता है, अरे यार साकुरा के तो अभी 10 पंचेस बाकी ही थे और ये तो इतनी जल्दी हार गया। फिर हम देखते हैं कि बाकी के फ्यूरिन मेंबर्स ने किल के सारे बंदे को पेल दिया था। तभी वहाँ कासुमी और इनामोतो आ जाते हैं। वो दोनों काजी का हाथ ऊपर उठा देते हैं क्योंकि एज ए सीनियर उसे विक्ट्री अनाउंस करनी थी। ये देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने किल के सारे मेंबर्स को हरा दिया था। इसके बाद सभी लोग अंजाई को होश में लाते हैं और उसे बताते हैं कि हमने इस लड़ाई को जीत लिया है। सभी लोग नागुटो को अंजाई से बात करने को कहते हैं। नागुटो उन सभी से पूछता है आखिर क्यों उन्होंने उसकी मदद की। तभी साकुरा उससे कहता है कि ये सभी चीजें उसने उसके लिए नहीं की बल्कि ये चीजें उसके दोस्त अंजाई और सूचिया के लिए उसने किया है और ये लोग तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं मगर तुम तो उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हो और तो और तुम ये भी नहीं बताना चाहते कि आखिर वो तुम्हारी मदद क्यों न करें। और ये सब कहते कहते साकुरा नागुटो के अंदर अपने पास्ट वर्जन को देखता है और उससे ये भी पूछता है कि अभी तक उसने जो कुछ भी किया क्या उसे वो सही लगता है। नागुटो बहुत ज्यादा दुखी होते हुए कहता है उसने बहुत ही बुरा सलूक किया है अपने दोस्तों के साथ और तो और वो किसी के दोस्ती के लायक भी नहीं है। तभी काजी उसे समझाते हुए कहता है अभी तुम खुद की फीलिंग्स को छोड़कर अपने दोस्तों की फीलिंग्स के बारे में सोचो। फिर नागुटो उन सभी से पूछता है इतना दयालु होने के बाद भी वो इतने ताकतवर कैसे हैं, क्योंकि उसके पिछले ग्रुप में यानी कि कील ऑर्गेनाइजेशन में तो ये कहा जाता था कि तुम सामने वाले को जितना डराओगे तुम उतने ही ताकतवर बनते जाओगे। इतना कहते ही नागुटो बहुत ज्यादा रोने लगता है। जहाँ नागुटो उन सभी से कह रहा होता है कि उन्हें उसे बचाने नहीं आना चाहिए था, वो बहुत ही बुरा इंसान है, उसने अपने दोस्तों को भी खतरे में डाला। फिर नागुटो उन्हें बताता है कि आखिर उसकी मुलाकात सिंगो से कैसे हुई थी। एक दिन जब वो अपने हाई स्कूल को खत्म करके घर जा रहा होता है तो वो देखता है कि कुछ लड़के एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं। वो उन लोगों को देखकर सोचता है कि मेरे पास तो इतनी ताकत है नहीं कि मैं इस बच्चे को बचा सकूं, तो वहां से चुपचाप खिसकने की सोचता है। तभी उसके दिमाग में आंजाई का ख्याल आता है जिसने उसके हर मुसीबत में साथ दिया था। ये सोचकर वो उस बच्चे को बचाने चला जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? बेचारा खुद ही उन सभी से पिटने लगता है। तभी वहाँ सिंगो की एंट्री होती है जो उन लड़कों को पीट कर उन दोनों को बचा लेता है।
फिर वो बच्चा नागुटो को थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर नागुटो सोच रहा होता है, मैं कभी भी आंजाई की तरह नहीं बन सकता। तभी पीछे से सिंगो कहता है, तुम तो काफी कमाल के हो और इतने कमजोर होने के बाद भी तुमने इस बच्चे को बचाने की हिम्मत की। ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसकी यही हिम्मत देखकर सिंगो उसे अपने ग्रुप में इनवाइट करता है और वो तुरंत ही हाँ कर देता है, क्योंकि उसे भी आंजाई की तरह बनना था। नागुटो को ऐसा लगता है कि कील एक अच्छा ग्रुप है जो सभी लोगों की मदद करते हैं। जिसके बाद वो कील के बेस पर चला जाता है, जहाँ सिंगो उसका वेलकम करते हुए कहता है, चलो आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। तभी नागुटो देखता है कि किरिशिमा एक बंदे को बुरी तरह से मार रहा होता है, क्योंकि वो कील ग्रुप को छोड़कर जाने की बात कर रहा था। ये देखने के बाद नागुटो को कुछ समझ में नहीं आता है और वो सिंगो से पूछता है। तभी अचानक सिंगो उसे घुमाकर एक मुक्का मारता है और कहता है, तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों को कंट्रोल करना हमारे लिए चुटकियों का काम है। ऐसे ही न जाने कितने लोगों को हमने यहाँ डरा कर रखा है। मेरी परमिशन के बिना यहाँ से कोई हिल भी नहीं सकता और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि वो कील को छोड़ दे। फिर कील के मेंबर्स उन सभी को पैसे इकट्ठे करने का मिशन देते हैं और जो ऐसा नहीं कर पाएगा उसे वो लोग बहुत मारते हैं। और इन सभी झमेलों में नागुटो भी फंस जाता है, जिसके कारण उसे मजबूरन गलत काम करना पड़ता है। फिर सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां आंजाई नागुटो से माफी मांगते हुए कहता है, अगर मैं थोड़ा और ताकतवर होता तो कब का मैं उन लोगों की चंगुल से तुम्हें बचा लेता। तब नागुटो उससे कहता है, अगर तुम मुझे बचा भी लेते तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता था, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से गलत काम किए हैं जिसके कारण मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। नागुटो आंजाई से ये भी कहता है, मुझे हमेशा से ही तुम्हारी तरह कूल बनना था, जो कि खुद की परवाह ना करते हुए दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा खड़ा होता है। और इसी कारण से उसने कील ग्रुप को ज्वाइन किया था, पर अब तो सब कुछ बिखर चुका है। तब आंजाई उसे समझाते हुए कहता है, अरे बेवकूफ, तुम्हें मेरे जैसा बनने की कभी जरूरत ही नहीं थी। तुम तो हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग और कूल हुआ करते थे। ये कहते ही वो नागुटो को गले लगा लेता है और नागुटो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि फ्यूरिन के सारे मेंबर्स वहां से जा रहे होते हैं, जहां तेइका नीरे को अपने कंधों पर ले जा रहा होता है। तभी नीरे को होश आ जाता है। तभी सुबह उसके सर पर प्यार से मारते हुए कहता है, वहां पर तुमने आज जो कुछ भी किया वो बहुत ही बेवकूफी भरा काम था। जिसके बाद नीरे उसे माफी मांगने लगता है। तभी तेइका नीरे का शुक्रिया करते हुए कहता है, अच्छा हुआ तुमने हमारे सीनियर्स को इन्फॉर्म कर दिया था। फिर नीरे साकुरा को इधर उधर ढूंढने लगता है, जिस पर उसके दोस्त बोलते हैं कि वो पीछे से आ रहा है। वो साकुरा से कहता है कि तुम कितने कमाल के हो, तुमने अपनी लीडरशिप काफी अच्छी तरीके से निभाई है, तुमने सभी को एकजुट कर किल को हरा दिया। तब साकुरा उसे शांत रहने को कहता है और कहता है कि मेरी वजह से ही तुम सभी आज इस हालत में हो। अगर मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता तो तुम सभी में से किसी को भी चोट नहीं आती। मुझे पता है कि तुम सभी मुझे यही कहना चाहते हो। तभी आंजाई साकुरा से कहता है, मुझे दूसरों का तो नहीं पता, पर मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर तुम न होते तो मैं कभी नागुटो को नहीं बचा पाता। और आंजाई के साथ बाकी सभी क्लासमेट्स भी साकुरा से माफी मांगते हुए कहते हैं, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, हम खुद ही इतने कमजोर है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सके। तुम वाकई में एक बहुत अच्छे लीडर हो। और नीरे भी साकुरा को समझाते हुए कहता है, हम सभी तो दोस्त है ना, और अगर दोस्त ही दोस्त के काम ना आए तो क्या फायदा ऐसी दोस्ती का। साकुरा को पहली बार ऐसा फील होता है कि वो अकेला नहीं है, अब उसके पास भी उसकी परवाह करने वाले दोस्त हैं। फिर उसे एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है, जो कि सेम वैसे ही फीलिंग थी जब उसके दोस्त मार खा रहे होते हैं। और इधर काजी एनामोतो से किल गैंग के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि नई ग्रुप होने के कारण उन सभी के बारे में उसके पास कोई डिटेल नहीं है। लेकिन काजी को कुछ गड़बड़ फील हो रही होती है, क्योंकि सिंगो जैसा बंदा अकेले ही इतने सारे बंदों का ग्रुप नहीं बना सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कुछ मेंबर्स उमेमिया से मिलने एक रेस्टोरेंट में आए हुए हैं। वहाँ उमेमिया कुछ लोगों के साथ पार्टी कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद साकुरा को कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये कर क्या रहा है। जिसके बाद आंजाई उमेमिया को सारी बात बताता है और वो और नागुटो मिलकर उसे माफी मांगते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से फ्यूरिन को कील का सामना करना पड़ा था। जिस पर उमेमिया उसे समझाता है कि नागाटो तो तुम्हारा दोस्त है, तो जाहिर सी बात है फ्यूरिन तो तुम्हारी मदद करने जाएगा ही, क्योंकि हम अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी वो दोनों उमेमिया से माफी मांग ही रहे होते हैं। फिर उमेमिया नागाटो को खाने के लिए खाना देता है और उसे समझाता है कि जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, तो उसी के साथ जीना सीखो। और अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ दोस्त हैं जो कि हर कदम में तुम्हारा साथ देंगे। इसके बाद सभी लोग मजे से खाना खाने लगते हैं, लेकिन साकुरा का मुंह अभी भी उतरा हुआ था, जिसे देखकर उमेमिया उससे पूछता है, जिस पर नीरे उसे बताता है कि हमारे ग्रुप में सभी को मार पड़ी है और उसका जिम्मेदार साकुरा खुद को समझ रहा है। फिर साकुरा सभी को बताता है कि उसने हमेशा बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं और अक्सर हमेशा वो सारी चीजों को संभाल भी लेता था, पर इस बार पता नहीं उसे क्या हो गया था। जिसे सुनने के बाद हिराकी और उमेमिया हंस पड़ते हैं
उमेमिया साकुरा से पूछता है, क्या ऐसा तब हुआ था जब वो अपने दोस्तों को मार खाता देख रहा था? और अगर ये तब हुआ है तब तो इसका एक ही मतलब है, तुम अपने दोस्तों को पसंद करने लगे हो। जिसे सुनने के बाद साकुरा शर्माने लगता है और इसी दौरान साकुरा का पैर टेबल में टकरा जाता है। इसके बाद सभी लोग खाना खाकर वहां से चले जाते हैं और उमेमिया हिराकी से साकुरा की कही गई बात के बारे में पूछता है, जिस पर हिराकी उसे बताता है कि साकुरा बिल्कुल तुम्हारी तरह बात करता है। यहाँ उमेमिया को समझ में आ जाता है कि साकुरा बहुत जल्दी ही बहुत ज्यादा ताकतवर बनने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि साकुरा नागुटो और अंजाई को लेकर सूचिया से मिलने चला जाता है, जहाँ सूचिया नागुटो और अंजाई को सही सलामत देखकर रो पड़ती है और वो तीनों इमोशनल हो जाते हैं। फिर सूचिया इन सभी चीजों के लिए साकुरा को थैंक यू कहती है, जिसे सुनने के बाद साकुरा बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और कहता है, मैंने तो सिर्फ अपना वादा रखा है। इसके बाद हमें कील का बेस दिखाया जाता है, जहाँ एक बंदा अचानक ही उड़ जाता है। वो वहाँ फ्यूरिन और कील की लड़ाई देखने आया हुआ था, क्योंकि उसे लगा था फ्यूरिन को वो लोग आसानी से हरा देंगे, पर यहाँ तो उसका खेल ही उल्टा हो गया। वो बंदा इसका जिम्मेदार सिंगो को ठहराता है, क्योंकि उसी की वजह से कील का आज ये हाल है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसी बंदे ने कील को बनाया हुआ है, वो भी किसी के कहने पर। असल में तो इन लोगों का कुछ और ही प्लान है। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ सभी लोग लंच कर रहे होते हैं। अंजाई भी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। तभी अंजाई सुओ, नीरे और तेसी के पास आकर पूछता है, क्या बात है आज साकुरा नहीं दिख रहा? जिस पर ताएको कहता है, वो शायद अभी सो रहा होगा। तो मित्सुगे कहता है, भाई लंच का टाइम हो रहा है और वो अभी तक सो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब अंजाई कहता है, फाइट के बाद वो कुछ ठीक नहीं लग रहा था, शायद वो किसी बात से डिप्रेस है। फिर नीरे उसे कॉल करता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही उसके कॉल को कट कर देता है। उसके ऐसे बिहेवियर को देख सभी लोग निराश हो जाते हैं। तब नीरे कहता है, मुझे लगता है उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, शायद उसे सर्दी हो गया है, उसकी आवाज से तो मुझे ऐसा ही लग रहा था। सभी लोग ये सुनते ही थोड़ा परेशान होते हैं और नीरे को कुछ सामान देते हुए कहते हैं, अगर तुम साकुरा से मिलने जा रहे हो तो हमारी तरफ से ये उसे दे देना, ताकि वो अपना ख्याल रख सके। फिर हम देखते हैं कि सू और नीरे सामान लेकर साकुरा के घर की ओर जाने लगते हैं। नीरे अपने फोन में साकुरा के घर का लोकेशन देखते हुए उसके घर के करीब पहुंच जाता है। नीरे थोड़ा शॉक होता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसका घर इतना पास है। एक तो वो दूसरे शहर से आया, उसे यहाँ इतनी पास में घर कैसे मिल गया। फाइनली वो दोनों साकुरा के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उसका घर तो घर नहीं बल्कि एक खंडर है। भाई घर की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई कुत्ते भी लाई भी ना रहे। वो घर का बेल बजाते हैं, लेकिन नोटिस करते हैं कि बेल तो खराब है। फिर वो देखता है कि उसके घर का लॉक तो पहले से ही खुला हुआ है। नीरे घबराते हुए कहता है, हमें बिना परमिशन के किसी के घर नहीं घुसना चाहिए। तब तक सुओ गेट खोल देता है और देखता है कि साकुरा का सू वहीं पड़ा हुआ है। तो वह समझ जाता है कि साकुरा यहीं रहता है। अंदर का हालत बहुत ही ज्यादा खराब था, एक तो घर गंदा था, ऊपर से नल भी लीक कर रहा था। नीरे सोच रहा होता है कोई यहाँ कैसे रह सकता है। तभी सुओ नीरे से कहता है, देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ अकेला रहता है और उसकी तबीयत भी खराब होने के कारण उसने घर का भी कोई काम नहीं किया है। अगर इसी बीच उसे कुछ हो गया तो। ये सुनते ही नीरे बहुत ज्यादा ही डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या साकुरा मर चुका है क्या? तभी साकुरा अपने रूम से निकलकर चिल्लाते हुए कहता है, दूसरों के घर आकर ऐसे कौन चिल्लाता है बे? वो देखता है कि ये तो नीरे और सुओ हैं, जो कि उसकी तबीयत की हालचाल लेने आए हैं। हम देखते हैं कि साकुरा की तबीयत सच में बहुत ज्यादा खराब होती है, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो सुओ उसे उसके रूम लेकर जाता है, लेकिन उसका रूम देखते ही वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके रूम में सिर्फ एक बेड और यूनिफॉर्म होता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तभी सुओ साकुरा से कहता है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। लेकिन साकुरा उसे मना कर देता है। फिर नीरे कहता है, हम तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आए हैं, जो कि हमारे सभी दोस्तों ने दिया है। फिर नीरे उस सामान को वहाँ रख देता है और कहता है, तुम इसे जल्दी से खा लो, जिससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। जिस पर साकुरा कहता है, मुझे अकेले रहने की आदत है, मैं थोड़ी देर सो लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तभी सुवो नीरे से कहता है, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। नीरे को जाने का मन तो नहीं था, फिर भी वो चला जाता है। बाहर निकलते ही नीरे सुवो से पूछता है, हम यहाँ उसकी मदद करने आए थे, फिर हम इतनी जल्दी वहाँ से क्यों जा रहे हैं? तब सुवो उससे कहता है, पता नहीं क्यों जब से मैंने साकुरा को देखा है यहाँ पर, तब से मुझे लग रहा है कि वो हमेशा से अकेला ही रहा है। तब नीरे कहता है, तो उससे क्या हुआ? तो सुवो उसे प्यार से समझाते हुए कहता है, मानो तुम कहीं खो गए हो तो तुम वापस कैसे आओगे? जिस पर नीरे कहता है, मैं अपनी फोन की मदद से वापस उसी लोकेशन पे आ जाऊंगा। सुवो फिर उससे कहता है, तुम्हें अपने फोन को चलाना आता है, इसलिए तुमने इसे चूज किया, मानो तुम्हें इसे यूज ही करना ना आता, तो ये फोन तुम्हारे किसी काम का नहीं। वैसे ही साकुरा के लिए अकेले रहना उसकी मेंटल और फिजिकल एनर्जी को सेव करता है, उसके लिए यही ठीक है कि वो अकेला ही रहे। और अगर तुम्हें इतनी ही चिंता हो रही है तो कल अगर वो स्कूल नहीं आया तो हम फिर से एक बार चेक करने आ जाएंगे। नीरे मान जाता है और कहता है, साकुरा को थोड़ा तो अपने दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए और मैं हमेशा उसके साथ रहकर मदद करूंगा जब तक वो टॉप स्पॉट को हासिल ना कर ले। सुबह उसकी डेडिकेशन देखकर इंप्रेस हो जाता है। तभी वहाँ पर कोतोआ आ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि साकुरा उन गिफ्ट्स को देखकर थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि उन सभी गिफ्ट्स में कुछ हैंड रिटन नोट्स होते हैं और उनकी लैंग्वेज तो मुझे भी समझ नहीं आ रही भाई। हो सकता है उसमें लिखा हो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, ये दवा खाने से तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। साकुरा अपने मन में सोच रहा होता है, मैं इतना घटिया इंसान हूँ फिर भी
भी ये लोग मेरे साथ कैसे रह सकते हैं। तभी उसे उमेमिया के द्वारा कही गई बात याद आती है, जहाँ उसने कहा था कि तुम अपने दोस्तों को पसंद करते हो इसलिए तुम उन्हें मार खाते नहीं देख पा रहे थे। वो सोचता है कि ये सब चीजें मेरे माइंड को इफेक्ट कर रही है, इन्हीं सब के कारण अब मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं रह पा रही है। तभी वहाँ गेट खुलने की आवाज आती है। वो वहाँ जाकर देखता है तो वो कोतोहा होती है। वो उसके लिए अपने हाथों से बनाकर कुछ खाने को लाई थी। वो उसे खाने को देकर उसे दवा भी लगाती है और कहती है तुम्हारी फाइट के कारण ही तुम्हारी तबीयत आज खराब है। तो साकुरा उससे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तब वो कहती है ओ तब तो ये तुम्हारे दोस्तों वाली बातों के कारण हो रहा है। जिस पर साकुरा शर्माते हुए कहता है ये तुम्हें कैसे पता। कोतोहा कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ ये दिख रहा है और वैसे भी मुझे उमेमिया ने सारी बातें बता दी है। तब साकुरा कहता है मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे लाइफ में इंटरफेयर करे। कोतोहा उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें अपने दोस्तों से मदद लेना सीखना होगा। भले ही शुरू में ये तुम्हें ठीक न लगे लेकिन समय के अनुसार सभी चीजें तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाएंगी। और वैसे भी कोई अकेले रहकर सारी चीजों को नहीं कर सकता। और एक बात बताओ अगर तुम अपने दोस्तों पर ही भरोसा नहीं करोगे तो किस पर करोगे। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ साकुरा की तबीयत कुछ ठीक लग रही थी। वो तैयार होकर स्कूल निकल जाता है। फिर स्कूल में हमें काजी के क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ काजी का एक क्लासमेट कहता है कि कोई तुमसे मिलने बाहर आया हुआ है। और जब काजी बाहर जाकर देखता है तो वहाँ कोई और नहीं साकुरा होता है। साकुरा काजी से कुछ बात करना चाहता था लेकिन तभी काजी के सारे क्लासमेट्स उन लोगों की बात सुनने बाहर आ जाते हैं। ये देख काजी बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है तो वो इनोमोतो और कासुमे से उन सभी को अंदर ले जाने को बोलता है। साकुरा कहता है कि मुझे लगा था मैं फाइट में सब संभाल लूंगा पर आखिर में हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ गई। मुझे तुमसे बस ये जानना है कि तुम अपने दोस्तों पर भरोसा कैसे कर लेते हो। तुम अपने ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइस कैप्टन पर छोड़कर पेट्रोलिंग पे कैसे चले जाते हो और तुम मुझे ये बताओ कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। ये सुन काजी वेंडिंग मशीन से जाकर कॉफी लेता है और साकुरा से कहता है हमें ऐसी बातें किसी अकेली जगह पर करना चाहिए। तो वो उसे स्कूल के छत लेकर चला जाता है। फिर काजी बैठकर उसे आराम से समझाता है सिंपल है भाई मैं सारी चीजें अकेला नहीं कर सकता जिसके कारण हमें दूसरों पर निर्भर होना ही पड़ता है। ये सुनते ही साकुरा चिढ़ते हुए कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम यार। इसका मतलब तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम कमजोर हो। तभी काजी साकुरा के हाथ से उस कॉफी के बोतल को छीनकर उस पर ग्रीन टी का लेबल लगा देता है। तो उससे पूछता है बताओ ये क्या है। जिस पर साकुरा कहता है मेरे ख्याल से ये तो ग्रीन टी है। फिर काजी उसे समझाते हुए कहता है भले ही मैंने इसका लेबल बदल दिया पर तुम्हें अभी भी पता है कि इसके अंदर कॉफी है। ठीक वैसा ही सीन तुम्हारे साथ है। तुम भी ऊपर से बस इसी लेवल की तरह दिखावा कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम सारी चीजों को कर सकते हो पर अंदर खुद में तुम्हें भी पता है तुमसे अकेले सभी चीजें नहीं हो पाएंगी। उसके लिए तुम्हें दूसरों की मदद लेनी ही पड़ेगी। तुम्हें अंदर से ऐसा डर लगता है कहीं कोई तुम्हें अकेला न छोड़ दे। यह सुन साकुरा सोचता है मैंने तो इन सभी चीजों के बारे में सोचना कब का बंद कर दिया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जब मैं यहाँ आया तो मेरी ताकत को देखकर इन लोगों ने मुझे लीडर बना दिया लेकिन पिछली फाइट में जब वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया तो उसे खुद में ही बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। इसलिए उसने सबके सामने अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट किया। तब काजी उसे समझाते हुए कहता है मुझे ये नहीं पता कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो लेकिन फाइट के बाद सभी को समझ में आ गया था कि तुम्हारी बुरी तरह से फट गई थी। जिस पर साकुरा कहता है ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम। काजी उससे कहता है कि तुम्हारा बिहेवियर ही उस दिन सब बता रहा था। तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारे कारण ही तुम्हारे दोस्तों ने उस दिन मार खाई थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी डरी हुई बिल्ली के पास जाते हैं और वो पंजा मारने लग जाती है। और मैंने सुना है कि इस छत पर भूत रहते हैं। एक रात एक लड़के ने यहाँ पर आकर भूतिया औरत को देखा था लेकिन अगली सुबह जब कुछ लड़के चेक करने जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर बस एक शॉवल पे कपड़ा बंधा हुआ दिखता है जो कि रात में भूत की तरह दिख रहा था। तब साकुरा कहता है अच्छा ये बात है। शायद उस लड़के को गलतफहमी हो गई होगी कि यहाँ पर भूत है। ठीक इसी तरह तुमने भी मान लिया है कि बिना तुम्हें जाने सभी लोग रिजेक्ट कर देंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तुमने अपनी नाकामयाबी अपने दोस्तों को बताई तब भी वो तुम्हारे साथ खड़े थे क्योंकि वो तुम्हारी काबिलियत से नहीं बल्कि तुमसे प्यार करते हैं। पता नहीं तुम क्यों देख नहीं पा रहे या तुम देखना ही नहीं चाहते लेकिन एक बार अपने दोस्तों को मौका देकर तो देखो। मुझे नहीं पता तुम अपनी पास्ट जिंदगी में किन किन चीजों को फेस किए हो पर मैं तुम्हारी इस हालत को समझ सकता हूँ। तो जो चीजें तुम्हारे सामने हो रही है तुम्हें उन चीजों को मानना होगा और अपने मन में कहानियां बनाना बंद कर दो ना। कहते हैं काजी शर्माने लगता है। कहता है लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तभी पीछे से ताली बजाने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि उमेमिया और हिरागी पीछे से सारी बातों को सुन रहे थे। उमेमिया उसे शाबाशी देते हुए कहता है क्या बात है भाई तुम ही हो असली सेनपाई। इन दोनों को देखते ही वो दोनों बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। तभी हिराकी कहता है हमें माफ करना हम तुम्हारी बातों को सुनना नहीं चाहते थे। अभी हम देखते हैं काजी उमेमिया के फेस पर एक पंच मारता है और दुन करके वहाँ से भाग जाता है। तभी उमेमिया कहता है ये कितना मैच्योर हो चुका है। उसका पंच भी काफी कमाल का था। तभी हिराकी पीछे से
कहता है तुम्हें तो एक लात भी पड़नी चाहिए थी। फिर उमेमिया साकुरा से पूछता है तो बताओ साकुरा, क्या तुम्हें काजी की बात समझ में आई? तुम्हारा क्या कहना है उसके थॉट्स पर? मुझे भी लोगों की जरूरत पड़ती है, मैं भी अकेले किसी काम को नहीं कर सकता। कभी कभी तो मैं बहुत ही ज्यादा अजीब और गरीब हरकत कर देता हूँ, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे पता है मेरे आसपास के लोग मुझे एक्सेप्ट कर ही लेंगे, और जो चीज मुझसे नहीं होती वो मेरे आसपास के लोग कर देते हैं, और जो चीज उनसे नहीं हो पाती वो मैं कर देता हूँ, और इसी तरह हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। इसके बाद साकुरा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उमेमिया हिराकी से कहता है क्या बात है भाई, काजी ने तो आज कमाल ही कर दिया, क्यों है ना सेनपाई? से सुनने के बाद हिराकी मुस्कुराता है और अपने बीते पलों को याद करता है जहाँ उसने काजी को इसी तरह समझाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा अपने क्लास की ओर जा रहा होता है और क्लास के अंदर उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं कि लगता है साकुरा आज भी स्कूल नहीं आएगा। तभी तैका कहता है अगर वो आज भी स्कूल नहीं आया ना तो कल मैं खुद जाकर उसे प्रोटीन खिलाऊंगा। वो इतना कह ही रहा होता है कि तभी साकुरा क्लासरूम का गेट खोल देता है। साकुरा को देखते ही नीरे उसके पास जाता है और उसका हालचाल पूछते हुए कहता है आज तुम कल से बेहतर दिख रहे हो, लेकिन अभी भी तुम्हें देखने के बाद लग रहा है कि तुम्हें और आराम की जरूरत है। जिसके बाद साकुरा क्लास के अंदर आता है और कहता है मुझे तुम सभी से कुछ बात करनी है। जो सुनते ही क्लास के सारे लड़के हैरान हो जाते हैं। साकुरा उन सभी से कहता है मैं सच में किसी काम का नहीं, और ना ही मैं तुम सभी का लीडर बनने के लायक हूँ। हमारी फाइट के दौरान मैं तुम सभी को बचा तक नहीं पाया, मेरी ही गलती है। मुझे लगता था कि मैं हर काम को अकेले ही कर लिया करूंगा, लेकिन कील से फाइट करने के दौरान मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं खुद के बारे में कितना गलत सोचता था। जब भी मैं फ्रस्ट्रेट होता तो बिना तुम सभी की फीलिंग्स को समझे तुम पर अपने फ्रस्ट्रेशन को उतार दिया करता था। हो सके तो प्लीज तुम सभी मुझे माफ कर देना। साकुरा के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं आज इसे क्या हुआ, ये आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तभी सुकिशिता क्लास के अंदर आ रहा होता है, लेकिन गेट पर तो साकुरा खड़ा था। तो भाई लिटरली वो साकुरा के पिछवाड़े में एक जोरदार लात मारता है, जिससे कि साकुरा थोड़ी दूर जा गिरता है। सुकिशिता साकुरा से कहता है अबे गधे, तुझे जो करना है कर, बस मेरे रास्ते में मत आ। इसके बाद क्या, बहती गंगा में सभी हाथ धो लेते हैं, मतलब उसके क्लासमेट्स भी उसे पीटने लगते हैं। जिसके बाद आंजाई उसके पास आकर उसे समझाते हुए कहता है देख भाई, जो हो गया सो हो गया, उसे ना तू बदल सकता है और ना ही मैं बदल सकता हूँ। और आज जो तू यहाँ आकर भाषण दे रहा है कि मैं कमजोर हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मैं तुम सभी के लीडर बनने के लायक ही नहीं हूँ, एक बात बता, हम सभी ये जानकर क्या करेंगे? मेरे अंदर भी न जाने कितनी कमजोरियां हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाता है कि मेरे दोस्त मुझसे प्यार ही नहीं करते। और मैं कब से देख रहा हूँ तू कितनी बार माफी मांगेगा यार। सबसे पहले तो खुद को कोसना बंद कर कि तेरी वजह से हम सभी ने मार खाई है। हम सभी खुद इतने कमजोर थे कि उनका मुकाबला ढंग से नहीं कर पाए। चल आज तुझे एक बात मैं क्लियर ही कर देता हूँ, हमें तेरी ताकत से घंटा मतलब नहीं है। हम सभी तुझे पसंद करते हैं क्योंकि तू बिना सोचे अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है। तेरे अंदर वो गट्स है जो अच्छे अच्छे इंसानों में नहीं होती, और यही वजह है कि हम सभी तुझे इतना पसंद करते हैं। आंजाई की बातों को सुनकर साकुरा को ये रियलाइज होता है कि अब तक वो खुद के बारे में जो भी सोच रहा था वो कितना गलत था। यहाँ तो हर मोड़ में उसके साथ उसके दोस्त खड़े हैं। साकुरा अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी फीलिंग को महसूस करता है जहाँ वो सच में अब खुश था। इसके बाद आंजाई जोश में आ जाता है और सभी से कहता है कि हमारा कैप्टन हमारे बारे में कितनी कम चीजों को जानता है। तो चलो ऐसा करते हैं कि क्लास खत्म होने के बाद हम कहीं खाने चलते हैं, शायद इसी बहाने हमारा कैप्टन हमारे बारे में कुछ जान ले। इस प्लान के बाद क्लास के सारे बच्चे दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। कोई कह रहा है मुझे मीट खाना है और कोई कह रहा है मुझे केक खाना है, और अंत में डिसीजन साकुरा पर आता है। सुवो साकुरा से कहता है चलो अब बता भी तो तुम्हें क्या खाना है, वैसे भी हम सभी आज तुम्हारी पसंद का ही खाना खाएंगे। साकुरा दबी आवाज में कहता है मुझे ऑमलेट राइस खाना है, जिस पर सभी लोग कहते हैं क्या बात है साकुरा, तुम्हारी पसंद तो टॉप नॉच है। यहाँ पे सभी लोग साकुरा को देखकर खुश होते हैं और सभी लोग सोचते हैं चलो कम से कम अब ये बंदा थोड़ा नॉर्मल तो हुआ। इधर हम देखते हैं कि नीरे किसी बात से परेशान है। सुवो भी उसे नोटिस कर लेता है और वो उससे पूछता है क्या बात है नीरे, आज तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। पहले तो जब कभी भी साकुरा की बात आती थी तो तुम उछलकर उसे डिफेंड करने आते थे, तो आज क्या हो गया? जिस पर नीरे कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बस ख्यालों में खो गया था। अब हटाओ भी ये सब, हमें तो खुश होना चाहिए कि साकुरा अब पहले से बेटर फील कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि सभी लोग माकिनो के कैफे चले जाते हैं। माकिनो जैसे ही उन सभी का ऑर्डर सुनती है वो झट से बोल पड़ती है बस कर भाई, थम जा, तुम सभी यहाँ कैफे में आए हो ना कि कोई रेस्टोरेंट में, तो शांति से चाय पियो और यहाँ से निकलो। तुम सभी के लिए ऑमलेट राइस बनाना मेरे लिए नामुमकिन है। तभी कुछ लड़के उसे मक्खन लगाते हुए कहते हैं तुम्हारे ऑमलेट राइस की बात ही अलग है, तुम्हारे जैसा ऑमलेट राइस पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। और ये सुनने के बाद तो वो क्या, उसकी माँ भी मान जाएगी। फिर क्या, वो उन सभी के लिए ऑमलेट राइस बनाना शुरू कर देती है। तभी हम देखते हैं कि साकुरा भी उस कैफे में आ जाता है
माकिनो उसे देखते ही कहती है, चलो लगता है अब तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है। लेकिन बेवकूफ साकुरा उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा पॉट घर पर ही भूल आया। फिर माकिनो उसे पूछती है, क्या तुम्हें अभी भी फीवर है? तभी साकुरा चिढ़ते हुए उससे कुछ कहने ही वाला होता है कि पीछे से उसका क्लासमेट उससे कहता है, तुम हमारे मेन कैरेक्टर हो, तो शांति से अपनी जगह पकड़कर बैठ जाओ। माकिनो भी ये सुनकर हैरान होती है, मेन कैरेक्टर, वो भी ये गधा। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग ऑमलेट राइस को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है, साकुरा ने तो अपनी वीकनेस को हमें बता दिया, इसके अनुसार तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे से अपनी कमजोरियों को बांटें। तभी बाकी के लड़के कहते हैं कि चलो तुम ही शुरू करो। वो बंदा बताता है कि उसे कीड़े मकोड़ों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, जिसके बाद तेईसी कहता है कि अब मेरी बारी है। वो अपनी कमजोरी बताते हुए कहता है कि उसे भूतों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। वो जब भी रात में बाथरूम जाता है तो हमेशा लाइट को ऑन कर देता है, और तो और वो नहाते समय भी इतना डरता है कि वो अपनी आंखों को बंद ही नहीं करता, चाहे उसकी आंखों में साबुन का झाग ही क्यों न जा रहा हो। फिर वो अपना स्कूल यूनिफॉर्म खोलते हुए साकुरा के पास जाता है और कहता है, तुम्हें भी भूतों से डर लगता है ना? क्योंकि हम चाहे कितनी भी फिजिकल ट्रेनिंग कर ले, हम भूतों को कभी छू नहीं सकते। जिस पर साकुरा उसे कहता है, ये सब तो ठीक है भाई, पर तूने अपने कपड़ों को क्यों खोल दिया? फिर हम देखते हैं कि सुओ साकुरा को ज्ञान देते हुए कहता है, क्यों अब हो गई ना तुम्हारी इनसिक्योरिटीज खत्म? तुम्हारे ही तरह देखो इन लोगों के भी कैसे कैसे वीकनेसेस है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सब अपनी वीकनेसेस को लेकर रोते रहेंगे, हम सभी को एक दूसरे की जरूरत पड़ती ही है। तभी मित्सुकी सुओ से पूछता है, तो बताओ तुम्हारी वीकनेस क्या है? जिस पर वो उन सभी को झूठ बोल देता है कि उसे पेस्ट्रीज पसंद नहीं है। भोला साकुरा तो उसकी बात को मान ही लेता है, लेकिन तुरंत ही उसे पता चल जाता है कि सुओ झूठ बोल रहा है। तभी नीरे बोल पड़ता है, तुम्हें तो नाटो से नफरत है। जो सुनकर सुओ भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। पीछे से कुछ लड़के सुओ को परेशान करने के लिए कोतोआ से पूछते हैं, तुम्हारे पास नाटो है क्या? जिस पर वो मना कर देती है। तब एक बंदा तुरंत उठकर बाहर खरीदने जाने लगता है, लेकिन सुओ उसे जाने नहीं दे रहा होता। तभी कुछ लड़के सुओ को पकड़ लेते हैं और उस लड़के को नाटो लाने बाहर भेज देते हैं। अपने आसपास इतनी नौटंकी देख साकुरा पहली बार हंसता है, और उसे ऐसा हंसता देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो सभी लोग साकुरा को ही घूर रहे थे। तभी साकुरा शर्माते हुए कहता है, तुम सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जिसके बाद वहाँ के सभी लोग मिलकर हंसने लगते हैं। कोतोहा भी उन सभी का ये हैप्पी मोमेंट देख बहुत ज्यादा ही खुश होती है और उस मोमेंट को याद करती है जब साकुरा पहली बार उससे मिला था। इधर हम देखते हैं कि उमेमिया भी उस कैफे के बाहर होता है। वो अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी हिराकी उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हारी आज सुबह की हरकत के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला, जो अब तुम इनके हैप्पी मोमेंट को डिस्टर्ब करने जा रहे हो। जिस पर उमेमिया मासूमियत के साथ कहता है, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, मुझे भी उनके साथ शामिल होना है। हिराकी उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। साकुरा जब गेट की ओर देखता है तो उसे एक लड़की हाई कर कर जा रही होती है, जिसे देखने के बाद साकुरा को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फ्यूरिन के सारे बंदे टेरिस पर आए हुए हैं। साकुरा सुओ से पूछता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है भाई? उमेमिया ने हमें यहाँ बुलाया क्यों है? तभी वहाँ हिराकी आकर उसे बताता है, कुछ खास नहीं, ऐसे ही ताकि हम एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल पाएं, और ये उमेमिया का ही रूल है। और वैसे भी उमेमिया तुम सभी को अपने लगाए हुए पौधे को दिखाना चाहता है। तभी साकुरा की नजर उसी लड़की पर पड़ती है जिसे उसने कैफे के बाहर देखा था। वो लड़की अब धीरे धीरे साकुरा के पास आने लगती है, और भाई तुम्हें पता है साकुरा उसके सामने बिल्कुल बच्चा लग रहा था। उसकी आवाज सुनते ही साकुरा का दिमाग शॉर्ट मार जाता है। तभी नीरे वहाँ आकर साकुरा को बताता है, ये वन ऑफ द 4 नाइट सुबाकिनो है। जो सुनते ही साकुरा अपने मन में कहता है, अरे इसकी सलवार में तो तलवार है। जस्ट किडिंग गाइस, असल में सुबाकिनो को लड़कियों की तरह ड्रेस करने में अच्छा लगता है। इसके बाद वो सभी इधर उधर की बातें करते हैं। तभी सुबाकिनो साकुरा से कहता है, तुम मुझे प्यार से सुबह की चाय कह सकते हो। ये सुनते ही नीरे उनसे पूछता है, क्या आप साकुरा को जानते हैं? जिस पर वो बताता है कि वो साकुरा के एक्शंस पर फिदा है। वो साकुरा के बालों और आंखों की तारीफ करना शुरू कर देता है, जिससे कि साकुरा के चेहरे पर पसीने आने लगते हैं, और वो सोचता है कहीं ये दो तलवारों के टकराने का तो समय नहीं। तभी हम देखते हैं कि सुबह साकुरा का मजा लेते हुए कहता है, क्यों तुम्हें क्या लगा ये लड़की है? पर साकुरा कहता है, हाँ दिखने में तो मुझे ऐसा ही लगा था। तभी सुबाकिनो कहता है, तुम्हारे अनुसार क्या लड़कों को ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए? तब साकुरा कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम पे तो ये कपड़े जच रहे हैं। जो सुनते ही वो साकुरा को जोर से गला लगा लेता है। भाई उसने उसे इतनी जोर से दाबा था कि साकुरा का आत्मा ही उसके शरीर से निकलने लगता है। तभी सुबाकिनो उसके आत्मे को पकड़कर फिर से उसके अंदर डाल देती है। इसके बाद सुबाकिनो साकुरा को अपने 2 वाइस कैप्टन से मिलवाता है। फिर हम देखते हैं कि उमेमिया सभी के लिए सूप बनाकर लाता है। सभी लोग सूप को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि साकुरा का चेहरा पूरा लाल पड़ गया है। असल में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो जहाँ भी रोमांटिक रिलेशनशिप को देखता है
उस टाइम वो कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो जाता है। और अभी ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने उमेमिया और सुबाकी सान को एक साथ देख लिया है। ये सुनते ही सुबाकी का पूरा चेहरा लाल हो जाता है और वो साकुरा की कही गई बातों को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद कुछ देर तक उन लोगों की इधर उधर की बातें होती है। फिर सुबाकी वहाँ से सभी को बाय बोलकर जाने लगता है और जाते वक्त साकुरा से वो कहता है अगली बार चलो हम कहीं डेट पर चलते हैं, जो सुनते ही साकुरा की फट जाती है। हम देखते हैं कि सुबाकी नीरे, सुबो और साकुरा के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी साकुरा शर्माते हुए कहता है कहीं ये डेट तो नहीं। जिस पर सुबाकी कहता है क्या कहना चाहते हो, हमें अकेले आना चाहिए था क्या? तभी सुबो उसे चिढ़ाते हुए कहता है तुम्हें डेट का मतलब पता भी है साकुरा? तभी नीरे सुबाकी से पूछता है आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? सुबाकी उसे माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ करना, मैं बताना ही भूल गया। हम लोग एक बूढ़े आदमी के घर जा रहे हैं जिनका नाम इतोसा है। असल में बात ऐसा है कि उनकी बीवी करीब 1 साल पहले गुजर गई है और अब वो डिप्रेस रहने लगे हैं, तो उन्हें ही हम चीयर अप करने जा रहे हैं। नीरे पूछता है कि तब तो आप अपने वाइस कैप्टन के साथ वहाँ जाते रहते होगे। जिस पर सुबाकी कहता है कि हाँ अक्सर मैं उन्हीं लोगों के साथ जाया करता था, पर इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना नए चेहरे के साथ उनके पास जाया जाए, क्या पता उन्हें ये पसंद आए। तब सुबह सुबाकी से पूछता है आखिर हमें वहाँ जाकर क्या करना होगा? तब सुबाकी उससे कहता है घबराओ मत, हमें बस उनके साथ जाकर घुल मिल जाना है और थोड़ी मस्ती मजाक करनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग ओतोसा के घर पहुंच जाते हैं और उन्हें देखकर तो लग ही नहीं रहा होता कि वो डिप्रेस्ड भी है। वो सुबाकी से कहते हैं तुम आ गए सुबाकी, मेरे पास कुछ डोरा केक्स है और मैं सोच ही रहा था कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर खाऊं। सुबाकी भी ये सुनते ही एक्साइटेड हो जाता है और पीछे से ये तीनों सोच रहे होते हैं ये बुढ़ा सच में डिप्रेस्ड था। इसके बाद वो इन तीनों के बारे में पूछते हैं तुम्हारे साथ ये लोग कौन है? इन्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। जिस पर सुबाकी बताता है अच्छा ये लोग तो फर्स्ट ईयर से हैं। फिर वो तीनों उन्हें ग्रीट करते हैं। ओतोसा उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं तुम लोग तो काफी फैशनेबल हो। वो नीरे से कहते हैं तुम्हारे बालों का कलर तो बिल्कुल एक फ्लावर की तरह है। फिर वो सुवो को देखते हुए कहते हैं तुम्हारा ईयररिंग तो बिल्कुल विंटेज स्टाइल का है, ये तुम पे सूट कर रहा है। फिर उनकी नजर साकुरा पर जाती है। वो उसकी आंखों की तारीफ करते हुए कहते हैं तुम्हारी आंखें तो नीले आसमान में डूबते हुए सूरज की तरह दिख रही हैं, जो मुझे समुद्र किनारे अपनी बीवी के साथ बिताए पलों को याद दिलाती है। ये सुनते ही सुबाकी एक्साइटेड होकर कहता है ये वाली स्टोरी मुझे बहुत पसंद है, जहां आप दोनों एक साथ सूरज के डूबने तक समुद्र किनारे खड़े रहते थे। कितनी रोमांटिक स्टोरी है ये। जिस पर इतोसा कहते हैं वो नजारा इतना खूबसूरत होता था ना कि सूरज डूबने के बाद भी हम वहां से नहीं आ पाते थे, और जब हमें एहसास होता था कि हमें घर भी जाना है तो रात हो जाने के कारण न जाने हम कितनी बार रेत में गिरते पड़ते आते थे। फिर वो अचानक ही कहते हैं मुझे माफ करना, मैंने तो तुम सभी को घर के अंदर बुलाया ही नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी घर के अंदर जाने लगते हैं और साकुरा का चेहरा पता नहीं कैसे लाल हो जाता है। नीरे उससे पूछता भी है कि आखिर तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? जिस पर साकुरा कहता है मुझे क्या पता। अंदर जाकर सुबाकी देखता है कि उन्होंने आधा खाया हुआ खाना टेबल पर ही छोड़ दिया है, तो वो उनसे कहता है कि इन्हें आपको फ्रिज में रख देना चाहिए। साथ ही वो नोटिस करता है कि उनका लाइट भी खराब है। जिस पर वो कहते हैं अरे मैं तो इन्हें चेंज करने का सोच ही रहा था। तभी नीरे कहता है क्यों ना इसे मैं ही चेंज कर दूं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों मिलकर रूम को अरेंज कर रहे होते हैं। तभी पीछे से साकुरा आता है, वो भी इन सभी को देखकर थोड़ा हैरान होता है। तभी इतोसा उसे एक बॉक्स देते हुए कहते हैं क्या तुम इसे पीछे वाले कमरे में रख सकते हो, तब तक मैं तुम सभी के लिए चाय बना देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा उस बॉक्स को लेकर पीछे वाले कमरे में जाने लगता है। तभी वो एक कमरे में देखता है कि वहाँ बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। उन कपड़ों को देखकर साकुरा सोचता है यहाँ पर तो इतने कपड़े हैं कि अगर ये बूढ़ा पूरे साल भी अलग अलग कपड़ों को पहनेगा तो फिर भी ये खत्म नहीं होंगे। तभी पीछे से इतोसा आते हैं और उसे दूसरे कमरे की ओर ले जाने लगते हैं। तभी साकुरा सोचता है इन कपड़ों पर तो धूल लगी हुई है, इसका मतलब इन्होंने इन कपड़ों को पहनना छोड़ दिया है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी सुबाकी ओतोसा से कहता है आपको मेरे साथ डेट पर चलना चाहिए। हम लोग मूवी देखने जा सकते हैं या किसी कैफे में भी बैठ सकते हैं, या फिर हम लोग फूल पौधे भी देखने जा सकते हैं जैसे पिछली बार हम 2 साल पहले गए थे, जहां आप और आपकी मिसेस तो क्या ही लग रहे थे, बिल्कुल मूवी के एक रोमांटिक सीन के जैसा। इसी तरह उनके बीच कुछ देर तक बातें चलती है, जहाँ इतोसा अपने बिताए खूबसूरत पलों को इन सभी को बता रहे होते हैं। वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने कैसे अपने मिसेस को एक खूबसूरत ड्रेस गिफ्ट किया था। ये सब सुनकर साकुरा शर्माने लग जाता है और ओतोसा अपनी बीवी के बारे में उन सभी को बता रहे होते हैं। फिर कुछ देर बातें करने के बाद हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ओतोसा साकुरा को देखकर कहते हैं तुम्हारी आंखों ने आज मेरे पुराने पलों को याद दिला दिया, तुम्हारा शुक्रिया। जो सुनते ही साकुरा फिर से ब्लश करने लग जाता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में नीरे कहता है मुझे तो लग रहा था कि ये डिप्रेस्ड होंगे, पर उन्हें तो ऐसा देखकर लग ही नहीं रहा था। जिस पर सुबाकी कहता है 1 साल पहले उनकी लाइफ कुछ अलग थी और अब कुछ अलग हो गई है। भले ही वो कुछ दिखाते ना हो, लेकिन उनकी आंखें सब बयां कर जाती हैं। मैं इतोसा की खुशी को वापस लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये सुनकर सुओ कहता है आखिर आप उनके लिए इस हद तक जाने को क्यों तैयार? तब सुबाकी उन लोगों को बताता है
मैं जो भी हूँ, उन्होंने ही मुझे पहली बार ऐसे एक्सेप्ट किया था और मेरे अपनों से भी बढ़कर मुझे प्यार दिया। उनका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। इसके बाद हमें सुबाकी के बचपन को दिखाया जाता है, जहाँ वो लड़कियों के चीजों को देखकर एक्साइटेड हो जाता था। उसे लड़कों के चीजों पर जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो लड़कियों के सजने संवरने की चीजों को देखता, वो एक्साइटेड हो जाता। वो अपने दोस्तों के सामने प्रिटेंड करता है कि उसे कार्स बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। एक दिन जब वो स्कूल से घर जा रहा होता है, तो उसे रास्ते में किसी का ईयररिंग गिरा हुआ मिलता है। उसे वो ईयररिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और उससे कहता है, अरे ये ईयररिंग तो मेरे वाइफ की है। अच्छा, तो ये यहाँ गिरा हुआ था, पता नहीं मैं इसे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ ये तुम्हें मिल गई। सुबाकी भी उस आदमी के पहनावे को देखकर आकर्षित हो गया था। तभी वो आदमी कहता है, क्या तुम्हें डोरा केक्स पसंद है? और वो उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ वो अपनी पत्नी यूइसा से कहता है, मुझे तुम्हारी इयररिंग्स मिल गई। रास्ते में एक बच्चे ने इसे ढूंढा है और वो बाहर ही खड़ा है। उसे मैंने डोरा केक्स खिलाने के लिए घर पे बुला लिया। तभी उनकी पत्नी बाहर आकर उसका शुक्रिया करती है, लेकिन सुबाकी उन्हें देखता ही रह जाता है। तभी वो आदमी कहता है, क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए? क्या तुम्हें डोरा केक्स पसंद नहीं? जिस पर सुबाकी कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल बात यह है कि मुझे इनके कपड़े बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ये सुनते ही वो आदमी भी खुश होकर सुबाकी से कहता है ना ये खूबसूरत, ये मेरी ही पसंद है। और तुम्हें अगर इसके और भी कलेक्शन देखने हैं तो तुम हमारे यहाँ कभी भी आ सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबाकी लगभग रोज ही उनसे मिलने चले जाया करता था और वो उनके साथ हर जगह घूमता और साथ ही उनके नए नए वंडरफुल आउटफिट्स को देखा करता था। एक दिन सुबाकी चुपके से यूइसा को लिपस्टिक लगाते हुए देख रहा होता है। तभी यूइसा उसे देख लेती है और कहती है, क्या तुम्हें भी ये लगाने का मन है? जिस पर वो कहता है, मैं तो एक लड़का हूँ। तभी ओतो-सान यूइसा को बुला लेते हैं और हम देखते हैं कि सुबाकी शर्माते हुए लिपस्टिक को देख रहा होता है। तभी वहाँ यूइसा आ जाती है और उससे कहती है, क्या तुम इसे लगाना चाहते हो? वो घबराते हुए मना करता है। तभी यूइसा उसके सर पर हाथ रख के कहती है, कोई बात नहीं, और उसे लिपस्टिक लगा देती है। उसी वक्त वहाँ ओतो-सान आ जाते हैं और सुबाकी को देखते ही कहते हैं, वाह, तुम तो काफी प्यारे लग रहे हो। जो सुनते ही सुबाकी के आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो रोते रोते कहता है, क्यों मुझे ये सब चीजें पसंद है? क्यों मैं नॉर्मल लड़के की तरह नहीं हूँ? मुझे ये सब चीजें इतनी अच्छी क्यों लग रही है? मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपने दोस्तों और परिवार से झूठ नहीं कह सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ आखिर ये हो क्या रहा है। तभी यूइसा उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें पता है हाई हील्स क्या होती है? जिस पर सुबाकी कहता है, हाँ, वो तो औरतें पहनती है। फिर यूइसा कहती है, क्या तुम्हें पता है कि पहले वो मर्दों के लिए बना था? ये सुनते ही सुबाकी चौंक जाता है। तभी पीछे से ओतो-सान लेक्चर देना शुरू कर देते हैं कि पुराने जमाने के लोग घोड़े पर बैठकर तीर चलाया करते थे और खुद को स्थिर रखने के लिए वो हील्स की सहारा लिया करते थे ताकि उनका निशाना न चूके। साथ ही यूइसा उसे ये भी बताती है कि शरीर को सुरक्षित रखने के लिए ही मेकअप का आविष्कार किया गया था। और साथ ही वो उसे ये भी बताते हैं कि पहला मर्द जिसने हील्स पहना था या फिर जिसने मेकअप किया था, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि यह मर्द के लिए, बल्कि उन्हें पता था कि यह औरतों के लिए, और उन्होंने इसका इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि ये चीजें उनके लिए उपयोगी थीं। फिर वो लोग उसे समझाते हैं कि तुम्हें जिस चीज को करने में खुशी मिले तुम्हें उसे ही करना चाहिए और तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए कि तुम कौन हो, और हमने तो तुम्हें तुम जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया है। सुबाकी को भी ये सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो उनकी कंपनी को एंजॉय करना शुरू कर देता है। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ सुबाकी सबको बता रहा होता है कि अगर मैंने उस दिन खुद को एक्सेप्ट नहीं किया होता तो आज मैं खुद को अकेला पाता, क्योंकि मैं सभी से अलग था और उस टाइम वो ही थे जिन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझसे प्यार करते हैं। सुबाकी अपनी कहानी बता ही रहा होता है कि इधर नीरे रोना शुरू कर देता है और कहता है, कितनी इमोशनल स्टोरी थी। वो एकदम सही एक्साइटेड हो जाता है और सुवो और साकुरा का हाथ पकड़ते हुए कहता है, हम वो हर कोशिश करेंगे जिससे कि इतो-सान फिर से पहले जैसे हो जाएं। क्यों, है ना सुवो-सान, साकुरा-सान? सुवो तो उसकी बात पर हमें मिला देता है, पर साकुरा मुंह बनाते हुए कहता है, अगली बार हमें उनके पास कब जाना है? ये सुनते ही सुबाकी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इन तीनों को गले लगाते हुए कहता है, लव यू गाइस, तुम सभी कितने अच्छे हो। चलो ऐसा करते हैं, हम सभी कल ही उनके घर चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग फिर से इतो-सान के घर चले जाते हैं, जहाँ वो सभी मिलकर बातें कर रहे होते हैं और इतो-सान अपनी वाइफ की फोटोज उन सभी को दिखा रहे होते हैं। वो लोग नोटिस करते हैं कि उनकी वाइफ के साथ उनका एक भी फोटो नहीं है, तो सुबाकी उनसे पूछता है कि आपके पास ऐसी कोई फोटो नहीं है जिसमें आप दोनों साथ में हो? जिस पर इतो-सान एक फोटो लाते हैं
और उन सभी को दिखाते हैं। तो देखते ही सुबाकी कहता है, अरे ये तो आपके गार्डन की फोटो है। तभी साकुरा खांसने लग जाता है और उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। ये देखते ही नीरे कहता है, अरे तुम इस फोटो को देखकर सरप्राइज क्यों हो जा रहे हो। सुओ कहता है, मुझे नहीं लग रहा कि साकुरा इस फोटो को देखने के बाद सरप्राइज हुआ है। तभी सुबाकी बोल पड़ता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फोटो देखकर तुम्हारा रोमांटिक सेंसर ट्रिगर हो गया साकुरा। साकुरा ऑकवर्ड होकर कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मेरे गले में खाना फंस गया था। फिर सुबाकी इतोसा को साकुरा के बारे में बताने लग जाता है कि जब भी उसे कहीं रोमांस फील होता है उसका चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ जाता है। फिर सुबाकी साकुरा से पूछता है, तो बताओ साकुरा, तुमने इस फोटो में ऐसा क्या देख लिया। जिस पर साकुरा कहता है, कुछ खास नहीं, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये खुश है जैसे आप उमेमिया से बात करते वक्त होते हो। ये सुनते ही सुबाकी भी शर्मा जाता है और उसका पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। फिर वो इतोसा को कहता है, मैंने आपको बताया था ना कि उमेमिया मुझे पसंद है। तभी वो देखता है कि इतोसा रोने लग जाते हैं। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इन्हें अचानक से हुआ क्या। उतने में ही इतोसा फोटो को उठाते हुए कहते हैं कि सच में तुम्हें ऐसा देखकर लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है। मुझे तो ये कभी पता ही नहीं चला। हालांकि हमने अरेंज मैरिज की थी और वो अपनी पसंद को भी मुझे बताया नहीं करती थी। इतने दिनों में मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि वो मेरे साथ खुश भी है या नहीं। नीरे उनकी बातों को सुनकर समझ जाता है कि यही बात उन्हें इतने समय से परेशान कर रही थी। इतोसा उन्हें बताते हैं कि जब वो उसके साथ थे तब तो उन्हें ऐसा कुछ रियलाइज नहीं हुआ था, लेकिन अब वो नहीं है तो उन्हें ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। और अभी तुमने कहा कि वो खुश लग रही है, ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। सुओ उनसे पूछता है, फोटो देखकर तो लग रहा है कि आप दोनों ने साथ मिलकर ही इस पेड़ को लगाया है, तो क्या मैं इसके कारण को जान सकता हूँ। जिस पर वो बताते हैं कि हालांकि तो गार्डनिंग का शौक मुझे ही था, पता नहीं अचानक उस दिन हमारी मिसेस को क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि उन्हें मिलकर डॉगवुड का प्लांट लगाना है, और साथ ही हम दोनों ने मिलकर उस दिन फोटो भी खिंचवाई थी। मैं तो आज तक ये भी नहीं समझ पाया कि मेरी मिसेस मुझसे प्यार करती थी भी या नहीं। जिस पर सुओ कहता है, आज तक आपने सारी चीजों को अलग ही नजरिए से देखा है, इसलिए तो यूई सान ने मिलकर आपके साथ ये डॉगवुड का प्लांट लगाया, और ये प्लांट कभी न खत्म होने वाला प्यार का प्रतीक है। ये प्लांट लगाकर वो आपको बताना चाहती थी कि आप कितने गलत हो, वो आपसे कितना प्यार करती है। और इसी मोमेंट में इतोसा को भी रियलाइज होता है कि आज तक वो अपनी पत्नी के बारे में कितना गलत सोच रहे थे। और ये सीन पूरे एपिसोड का सबसे बेस्ट सीन है भाई। स्टार्टिंग में तो मुझे भी लगा था कि ये एपिसोड उतना कुछ खास होने वाला नहीं है, लेकिन एंड तक आते आते इसने पूरी कहानी ही पलट दी। सुबाकी भी उन्हें कहता है कि आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि वो आपसे प्यार ही नहीं करती थी। जिन्होंने मुझे प्यार का मतलब समझाया, मुझे एक्सेप्ट किया, वो भला आपसे प्यार नहीं करेगी तो किससे करेगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम सभी ये एपिसोड तो एक बार देख ही लेना। इस एपिसोड का फाइनल सीन हमें ये सिखाता है कि आखिर ट्रू लव है क्या, कैसे छोटी छोटी एफर्ट्स भी हमारे प्यार में कितने मायने रखती हैं। हम देखते हैं कि एक लड़की कुछ गुंडों से बचकर भाग रही होती है और इधर नीरे, सुओ और साकुरा कहीं तो जा रहे हैं। साकुरा का चेहरा अजीब सा हो रखा है। नीरे के पूछने पर वो बताता है कि उसे बस अच्छा नहीं लग रहा कि उन लोगों को वीकेंड पर भी बाहर बुलाया गया है। नीरे कहता है, सुबाकी ने उन सभी को एक रेस्टोरेंट में बुलाया है ताकि इतोसा की मदद करने के लिए वो उन सभी को रिवॉर्ड दे सके। नीरे सुबाकी के चूज किए रेस्टोरेंट में जाने के लिए बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड है, क्योंकि उसे जानना है कि वहाँ किस प्रकार के स्वीट्स मिलते हैं। तभी साकुरा नीरे से कहता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर कुछ ज्यादा ही चोटें आ रही हैं आजकल, क्या बात है, तुम्हें कोई परेशान कर रहा है क्या। जिस पर नीरे कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। और सुओ भी उसकी बातों पर हामी भर देता है। फिर नीरे कहता है, ये सभी बातों का भी कोई भी फायदा नहीं, वैसे भी हम लेट हो रहे हैं, तो जल्दी यहाँ से चलते हैं। वो तीनों कुछ दूर आगे जाते हैं। तभी नीरे कहता है, यहाँ से अब हमें राइट लेना है। जैसे ही वो अपनी राइट में देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जगह तो एक रेड लाइट एरिया है। वो तीनों अब उसी रास्ते में आगे बढ़ रहे होते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते नीरे की हालत खराब होती जा रही थी, क्योंकि उसे ऐसी जगह बिल्कुल नहीं पसंद। वो कहता है, रास्ता तो यही दिखा रहा है, पर होना तो ऐसा नहीं चाहिए था। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जो साकुरा को मास्टर कहते हुए उसे अपने रेस्टोरेंट में इनवाइट करती है। लेकिन साकुरा मास्टर सुनते ही शर्माने लग जाता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद नीरे अपने आसपास की हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उन दोनों को सड़क के किनारे ले जाकर कहता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ आना भी चाहिए था, हो सकता है मुझसे ही गलती हो गई हो, मैं दोबारा सुबाकी से रास्ता पूछ लूंगा। लेकिन साकुरा का तो मन बिल्कुल नहीं था यहाँ से जाने का। इसका मतलब समझ रहे हो ना विनोद। नीरे कहता है, वैसे भी ये जगह फ्यूरिन के अंडर नहीं आती और देखकर ऐसा लग रहा है कि हाई स्कूल के बच्चे यहाँ पार्टी करने तो बिल्कुल नहीं आएंगे। साकुरा कह ही रहा होता है कि हो सकता है यहाँ बहुत सारी लाइटें हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा हो। तभी एक लड़की साकुरा के ऊपर आ गिरती है और ये वही लड़की है जिसे हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। वो लड़की जल्दी से खड़ी होती है और साकुरा को उठाते हुए उससे माफी मांगने लगती है। वो कहती है, मुझे माफ करना, मैं थोड़ा जल्दी में थी। सुओ उसे देखकर कहता है, तुम्हें तो काफी चोटें आई हुई है और तुम्हारे कपड़े भी फटे हुए हैं। जिस पर वो लड़की कहती है, अरे हाँ, मुझे तो खून भी आ रहा है। और साथ ही उसे ये रियलाइज होता है कि उसका नेकलेस भी कहीं खो गया है।
वो लड़की फिर से इन सभी से कहती है, मैं सच में बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ और मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पे वही गुंडे आ जाते हैं। वो कहता है, तुमने आज मेरा बहुत ज्यादा ही समय बर्बाद कर दिया। हमें सिर्फ एक लड़की को पकड़ने को कहा गया था, लेकिन हमें उसके उतने पैसे भी नहीं मिले। कुछ ही देर बाद ये सारे गुंडे इन सभी को चारों ओर से घेर लेते हैं और वो बंदा उस लड़की से पूछता है, क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? वो मना कर ही रही होती है कि तभी साकुरा कहता है, अगर हम दोस्त भी हैं तो उससे तुम्हें क्या? जिस पर वो बंदा कहता है, तुम्हें तो बोलने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है, और वैसे भी आज मेरे पास उतना समय है नहीं, तो मैं तुम्हें किसी और दिन देख लूंगा। तो चुपचाप इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। वो लड़की उन गुंडों के पास जा ही रही होती है कि तभी नीरे और सुबह उसे रोक लेते हैं और साकुरा उस बंदे से कहता है, नहीं तो तुम कर भी क्या लोगे? तुम लोग मिलकर एक ऐसी लड़की का पीछा कर रहे हो जिसे पहले से ही चोट लगी हुई है। इस हिसाब से तो तुम हमारे सामने टिक भी नहीं पाओगे। वो बंदा इसकी बातों को सुनकर गुस्सा करने लग जाता है और कहता है, इस एक्स्ट्रा काम के तो मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। जिसके बाद वो सारे लोग इन चारों को घेर लेते हैं। तभी साकुरा सुबह से कहता है, तुम्हें नीरे और इस लड़की को प्रोटेक्ट करना है। ये सुनते ही नीरे हिचकिचाते हुए कहता है, मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ और मैं इस लड़की को भी प्रोटेक्ट कर लूंगा। तुम बस इन गुंडों को अच्छा सबक सिखाना। साकुरा तो नीरे की बात से बिल्कुल सहमत नहीं था। तभी सुवो कहता है, तुम्हें नीरे पर थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। ये सुनते ही साकुरा को कोतोहा और काजी की कई भी बातें याद आती है और नीरे पर भरोसा करते हुए उन सभी गुंडों से लड़ने आगे बढ़ जाता है। साकुरा और सुवो क्या ही उन गुंडों को पेल रहे होते हैं। फाइनली 2 फिलर एपिसोड्स के बाद हमें यह एक्शन सीन देखने को मिला। फाइट के दौरान साकुरा की नजर नीरे पर ही थी कि बस वो सेफ हो, कि तभी एक बदमाश नीरे की ओर भागा भागा जा रहा होता है। साकुरा कुछ करता उससे पहले ही उसे सुवो की बात याद आ जाती है कि उसे थोड़ा तो नीरे के ऊपर भरोसा करना ही चाहिए। वो बदमाश भागा भागा नीरे के करीब पहुंच जाता है और नीरे बस एक ही चीज सोच रहा होता है कि किसी भी हालत में उसे अपनी आंखें खुली रखनी है। नीरे लास्ट मोमेंट तक वेट करता है और तभी सुवो उसे झुकने को कहता है। जैसे ही वो झुकता है, वो बदमाश मुंह के बल नीचे गिर जाता है और उसका खेल वहीं खत्म। इसके बाद हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं, जहाँ नीरे और सुवो रेस्टोरेंट से निकलकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। सुवो नीरे से पूछता है, क्या बात है, तुम आज कुछ ज्यादा ही खोए खोए लग रहे हो? जिस पर नीरे कहता है, पहले तो मैं साकुरा की मदद किया करता था सभी लोगों से बात करने में, पर अब तो वो खुद ही सभी के साथ घुलने मिलने लगा है। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि मैं तो अब उसके किसी काम का नहीं। ऐसा ही चलता रहा तो मैं साकुरा के साथ कभी खड़ा नहीं रह पाऊंगा। पर मैं सच में चाहता हूँ कि मैं साकुरा के साथ खड़ा रहूं जब तक वो टॉप पोजीशन को हासिल न कर ले, क्योंकि जब वो मुझसे पहली बार मिला था तो उसी ने कहा था कि मैं लेम नहीं हूँ और मुझे इसी बात को उसे साबित करना है। फिर नीरे सुवो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे लड़ना सिखाए और सुवो भी उसकी बात को मान जाता है और कहता है, पहले मुझे तुम्हें सेल्फ डिफेंस सिखाना होगा, साथ ही बहुत सारे बैंडेजेस भी खरीद लेना, क्योंकि जल्द ही वो तुम्हारे काम आने वाले हैं। फिर सुवो नीरे को लेकर एक नदी के पास आता है और उसे समझाता है कि अगर हम अपने एनिमीज को सेल्फ डिफेंस के दौरान ही हरा दें तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा ही अच्छा होगा। नीरे ये सुनते ही थोड़ा शौक होता है कि आखिर डिफेंस करते समय वो अटैक कैसे कर सकता है। तो सुवो उसे समझाते हुए कहता है, तुम्हें रोली पोली बग बनना होगा, और नीरे को उसे पंच करने को कहता है। पहले तो नीरे घबरा रहा होता है, पर सुवो के कहने पर वो उसे पंच कर ही देता है। सुवो कहता है, ये ऑब्वियस है कि सभी लोग पहले फेस पर ही पंच करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर तुम झुक जाओ। ये कहते ही सुवो नीचे झुक जाता है और नीरे फेस के बल गिरने ही वाला होता है कि सुवो उसे बचा लेता है और कहता है, देखा तुम कितनी आसानी से अपने ओपोनेंट को इस टेक्निक का यूज करके हरा सकते हो। नीरे कहता है, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम ऐसा कुछ करने वाले हो। जिस पर सुवो कहता है, पर्सनल एक्सपीरियंस से तुम जल्दी सीखोगे। साथ ही सुवो उसे कहता है कि इसकी एक और कंडीशन है और नीरे पर एक पंच मारने ही वाला होता है कि नीरे डर के मारे अपनी आंखें ही बंद कर लेता है। तभी सुवो उसके सर पर हल्के से मारता है और कहता है, फाइट के दौरान तुम्हें अपनी आंखें बंद नहीं करनी है। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ एक बंदा नीरे को किक करने ही वाला होता है कि तभी सुवो उसे बचाते हुए कहता है, अभी इसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, और उस बंदे को वहीं गिराकर नीरे से कहता है, तुमने आज अच्छा परफॉर्म किया। साकुरा भी उन दोनों की ओर देखकर मुस्कुरा रहा होता है। ये देख बाकी के बदमाश चिढ़ने लग जाते हैं और साकुरा पर अटैक कर देते हैं, लेकिन साकुरा नीरे का टेक्निक यूज करके एक बंदे को झुककर ही नीचे गिरा देता है और उस बदमाशों के लीडर को भी पूरी तरह से हरा देता है। इन लोगों ने सभी बदमाशों को आसानी से हरा दिया था और ये देख वो लड़की भी हैरान हो जाती है और बेचारा नीरे नीचे गिर जाता है। सुवो कहता है, पहली बार के हिसाब से तो तुमने बहुत अच्छा ही परफॉर्म किया है। और वो साकुरा से भी पूछता है, क्यों, है ना साकुरा? साकुरा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और सुवो से पूछता है, तुमने ही इसे ऐसा मूव सिखाया है ना? जिस पर वो कहता है, हाँ मैंने ही इसे ये मूव सिखाया है। तभी नीरे बोल पड़ता है, सुवो जब भी इस मूव को परफॉर्म करता है तो ज्यादा कूल लगता है, पर जब मैं करता हूँ तो मैं बिल्कुल भी कूल नहीं लगता। साकुरा कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम भी अच्छे लग रहे थे। जो सुनते ही नीरे खुश हो जाता है और एक नए जोश के साथ खड़े होकर उस लड़की से पूछने लगता है,
कि आखिर वो लोग कौन थे। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे। वो लड़की कुछ बोल पाती कि तभी एक लड़का भागा भागा आता है और इन दोनों पर एक जोरदार किक मार देता है। साकुरा भी उसे देखकर समझ जाता है कि इस बंदे में दम तो है। वो बंदा उस लड़की का हाथ पकड़कर अपने पास लाता है और उन सभी पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम ही लोग हो जो सुजुका को परेशान कर रहे हो। साकुरा और सुओ जो उसे पेलने आगे बढ़ ही रहे होते हैं वो बीच में ही रुक जाते हैं। तभी वो बंदा इन सभी से कहता है, मैंने तुम सभी को कितनी बार बताया सुजुका यहाँ काम करने के लिए, तो इसे परेशान करना बंद करो। उसी दौरान वो देखता है कि सुजुका को बहुत ज्यादा चोटें आई हुई है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। सुजुका उसे सारी बात समझाने की कोशिश तो कर रही थी, पर वो उसकी एक न सुन रहा था। तभी सुजुका उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और सारी बातें बता देती है। जिसके बाद वो बंदा घुटनों पर बैठकर उन सभी से माफी मांगता है और कहता है, नॉर्मली तो मैं अपना गट काटकर तुम सभी को दे देता, लेकिन अभी मैं अपना एक अंगूठा काटकर तुम सभी को सॉरी के रूप में दे देता हूँ। जिस पर सुवो कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इधर सुजुका उस पर चिल्लाते हुए कह रही होती है, कान मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मेरी बातों को सुन लिया करो। और वो उसे डांटने लग जाती है। कान वापस से खड़े होकर उन सभी को सॉरी बोलता है और सुजुका को बचाने के लिए उन सभी का शुक्रिया करता है। तभी नीरे पूछता है कि आखिर तुम दोनों हो कौन। वो बताता है कि उसका नाम नाकामुरा कांजी है और ये है नारिता सुजुका, जो कि एक सिंगर है और जिस जगह पे ये गाती है उस जगह पे वो काम करता है। कांजी सुजुका की तारीफ करते हुए कहता है, गाते वक्त ये बिल्कुल एक एंजल की तरह लगती है। जो सुनने के बाद वो भी शर्मा रही होती है। उन दोनों को देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ तो रोमांटिक सिचुएशन चल रहा है। और हमेशा की तरह साकुरा इनका लव अफेयर देखकर वो पूरा लाल पड़ जाता है। कांजी उससे पूछता भी है, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा अचानक ही लाल क्यों पड़ गया। साकुरा कुछ बोल पाता है कि उससे पहले ही वो देखता है कि उन दोनों के पीछे एक बंदा अभी भी खड़ा है। वो जल्दी से उसे मारने आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक वहाँ एक और बंदा आ जाता है जो उस बदमाश को किक मारकर साइड कर देता है। इसके बाद वहाँ बहुत सारे बंदे आ जाते हैं। नीरे उन सभी को देखकर डर जाता है, पर तभी सुजुका नीरे से कहती है, ये लोग हमारे साइड ही हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, हमने इतने लोगों को मारा और तुमने यहाँ जितनों को मारा मिलाकर लगता है इतने ही थे। तभी कांजी कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि इन तीनों ने बाकी सभी गुंडों को मारा है। फिर सामने से एक बंदा कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम सभी कौन हो, बट हमारे चेयरमैन की गलती के लिए हमें माफ करना। चेयरमैन सुनते ही वो तीनों भी शॉक हो जाते हैं। तभी कांजी कहता है, इस टाउन में हमारा ग्रुप रोप्पो इचिजा कुछ ज्यादा ही फेमस है और मैं इस ग्रुप का चेयरमैन हूँ। और यहाँ से भाई मैं कह सकता हूँ कि विंड ब्रेकर होने वाला है बवाल, क्योंकि एक नए ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। नीरे भी इस ग्रुप का नाम सुनकर शॉक हो जाता है। साकुरा के पूछने पर वो बताता है कि ये ग्रुप लड़ाई झगड़ों में आगे रहती है और फ्यूरिन के साथ भी न जाने कितनी बार इनकी लड़ाई हो चुकी है। फ्यूरिन का नाम सुनते ही कांजी उन सभी को घूरने लगता है और नीरे सोच रहा होता है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही जोर से फ्यूरिन का नाम ले लिया। तभी कांजी का पूरा एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है और वो साकुरा से कहता है, अच्छा तो तुम सभी फ्यूरिन से हो, इसलिए तुम इतने ताकतवर हो। और तो और तुमने हमें बचाने की भी कोशिश की, जबकि हम अभी तुरंत ही मिले हैं। ये देखकर मैं कह सकता हूँ कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे तुम पसंद हो। ये सुनते ही साकुरा फिर से शर्माने लग जाता है और कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो उस बंदे को पंच करना था, इसलिए मैं आगे आ गया। तभी सुजुका पूछती है, अगर तुम फ्यूरिन से हो तब तो तुम सुबाकी को जानते ही होगे। जिस पर नीरे बताता है कि उन्हीं ने उन लोगों को यहाँ पर बुलाया है और सुजुका से पूछता है कि आखिर तुम सुबाकी को कैसे जानते हो। सुजुका उसे बताती है कि मैं सिर्फ उसे जानती नहीं, बल्कि हम दोनों साथ में स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। जो सुनने के बाद इन तीनों को कुछ समझ ही नहीं आता। पर जब ये लोग पब के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सुबाकी बाकी सभी लोगों के लिए पोल डांस कर रहा है। इस नजारे को देखने के बाद तो भाई इन लोगों को समझ ही नहीं आता कि आखिर सुबाकी यहाँ करना क्या चाहता है। डांस खत्म होता ही सुबाकी उसकी मदद करने के लिए उन सभी को ट्रीट देता है, पर साकुरा तो उसकी बात को इग्नोर करते हुए खाना खाए ही जा रहा था। जो देखते ही सुबाकी उसे अपना प्लेट भी खाने को देता है और कहता है, यहाँ का खाना सबसे ज्यादा टेस्टी है। नीरे उसे ऐसा खाता देख कहता है, यहाँ बहुत सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं, कम से कम अच्छे से तो खाओ। वो सुबाकी से भी कहता है, आप भी यहाँ कुछ ज्यादा ही रिलैक्स हो रहे हो। तभी सुबाकी उन सभी का फिर से शुक्रिया करते हुए कहता है, तुम लोगों की ही वजह से इतोसा आज खुल के जी पा रहे हैं और अब तो वो नए नए ड्रेस पहनकर मूवी और प्लेस में भी जाते हैं। उनका कहना है कि अब वो बहुत सारी मेमोरीज बनाना चाहते हैं ताकि वो जब भी अपनी वाइफ को ज्वाइन करे उन्हें वो सारी स्टोरीज बताएं। जिस पर नीरे कहता है, आशा करता हूँ कि वो समय जल्दी ना आ जाए। और वो सभी सुबाकी से कहते हैं, हमने इतना बड़ा भी काम नहीं किया है कि आप सारा क्रेडिट हमें ही दे रहे हो। जो सुनते ही सुबाकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उन लोगों के लिए ड्रिंक्स मंगाने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है, फ्रूट माउंटेन्स हमें भी चाहिए। और ये लोग कोई और नहीं बल्कि सुबाकी के ही वाइस कैप्टन्स थे। वो भी कहते हैं, फाइनली अब तुम लोगों ने हमें नोटिस किया है। सुबाकी देखता है कि इन दोनों ने उसके नाम पर डिनर कर लिया है और उसका सारा बिल इसे ही भरना है। तब वो चिल्लाते हुए कहता है, कैंसिल कर दो, ड्रिंक को कैंसिल कर दो। वो लोग उसे डेजर्ट में केक भी मांगते हैं, पर सुबाकी उसे भी कैंसिल करा देता है और कहता है, कितना खाते हो यार तुम लोग। इधर नीरे सुबाकी को शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है, आपने क्या ही परफॉर्म किया, आप मुझे ये बताओ कि आपने ये डांस कब और कहाँ सीखा।
और आपने इस जगह पे ही परफॉर्म करने का क्यों डिसाइड किया। इधर साकुरा तो बस खाना खाने में ही फोकस कर रहा होता है, उसे तो किसी चीज से मतलब ही नहीं। सुबाकी शर्माते हुए कहता है, अरे अब बस भी करो, कितनी ही तारीफ करोगे तुम मेरी। पर नीरे तो अपनी डायरी निकाल कर सारी चीजों को लिखने को तैयार था। तब सुबाकी उसे बताता है कि उसने जो डांस परफॉर्म किया उसका नाम पोल डांस है और उसने उसे एक ऑनलाइन वीडियो से सीखा था। सीखने के बाद वो स्टेज में परफॉर्म करना चाहता था, लेकिन फ्यूरियन में ऐसा एक भी पब नहीं था जहाँ उसे डांस करने को मिले। तो वो इस जगह आकर सीधा पब के ओनर से ही डांस करने के बारे में पूछने लगता है, जिस पर इस पब के ओनर मान जाते हैं। नीरे भी उनकी स्टोरी सुनने के बाद इम्प्रेस हो जाता है। तभी वहाँ कांजी आ जाता है और कहता है कि मुझे आज भी याद है ओनर का वो चेहरा, जहाँ उन्होंने रोते हुए कहा था, अगर उस दिन तुम्हें वो मना कर देते तो तुम घर ही नहीं वापस जाते। सुबाकी उसके बातों का जवाब देते हुए कहता है, अब वो मुझे यहाँ डांस करने देते हैं तो बात बाकी सब चलता है। वैसे ये सब हटाओ, मैंने सुना है कि हमारे फर्स्ट ईयर ने फाइट रोकी है कुछ बेवड़ों के बीच, क्या ये सच है। ये सुनते ही तो इन तीनों की हालत खराब हो जाती है। तभी कांजी कहता है, हाँ ये बिल्कुल सच है, और साकुरा की पीठ थपथपाते हुए उसे शाबाशी देने लगता है। वो कहता है, तुम लोग अगर नहीं होते तो आज हम क्या ही करते, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर वो लोग भी उसे वेलकम कह देते हैं। सुबाकी कांजी से कहता है, तुम लोग तो इस डिस्ट्रिक्ट के रखवाले हो, तो तुम्हें अपना काम अच्छे से करना चाहिए था ना। इन तीनों को जैसे ही पता चलता है कि कांजी इस डिस्ट्रिक्ट का रखवाला है तो वो तीनों भी थोड़ा हैरान होते हैं। तभी कांजी उन सभी को बताता है, ये जगह फेमस ही है अल्कोहल और इंटरटेनमेंट के लिए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहाँ अल्कोहल मिले और वहाँ लफड़ा ना हो, और उसी लफड़े को शांत कराने का काम हम किया करते हैं, और हमारे ग्रुप को रोप्पो इचिजा के नाम से जाना जाता है। उसकी बात को सुनकर नीरे कहता है, मुझे लगा नहीं था कि आप लोगों का ग्रुप भी हमारी फ्यूरिन की तरह ही है, जो लोगों की हमेशा मदद करता है। सुबाकी उन सभी से कहता है कि हाँ ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी एज में भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो सुनते ही वो तीनों भी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या सच में हम लोग सेम ही एज के हैं। तभी कांजी कहता है, पर हम तुम सभी से एक चीज में अलग हैं, हम तो स्ट्रीट्स में ही डील करते रह गए, और तुम्हारे लीडर को देखो, उसने तो अपना एम्पायर ही खड़ा कर लिया, वो कितना औसम है और इम्पेशेंट भी। तब नीरे उससे कहता है, मुझे नहीं लगता कि इस काम को इम्पेशेंट कहा जा सकता है। इधर सुबाकी भी उमेमिया की तारीफ सुनकर ब्लश करने लग जाता है और कांजी से कहता है, अब बस भी करो, और उसे मुक्का मार देता है। जिसके बाद तो कांजी भी कह पड़ता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे मुक्का मत मारा करो, बहुत तेज लगता है यार। तब सुबाकी कहता है, मेरे हाथ तो बिल्कुल मार्शमैलो जैसे हैं और उससे किसी को चोट लग भी नहीं सकती। तभी सुजुका वहाँ अपनी परफॉर्मेंस देने आ रही होती है, जो देखते ही कांजी एक्साइटेड हो जाता है और सभी से कहता है, चुप चुप चुप, अब सुजुका आ गई, कोई शोर नहीं मचाएगा। तभी सुबाकी कहता है, यहाँ हम सभी से ज्यादा तो तुम ही चिल्ला रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सुजुका वहाँ सभी के लिए गाना गाती है, और उसकी इतनी प्यारी आवाज सुनकर तो ये सब भी खो से जाते हैं। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सुजुका सुबाकी के पास आती है। सुबाकी जैसे ही देखता है कि उसके हाथ में बैंडेजेस लगे हुए हैं तो उसे पूछता भी है, जिस पर सुजुका बताती है कि वो बस नीचे गिर गई थी तो उसे मामूली चोटें आ गई हैं। इधर कांजी उन तीनों को थैंक्स कहता है, क्योंकि उन तीनों ने सुबाकी को सुजुका के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, और ऐसा करने को कांजी ने ही उन सभी से कहा था, क्योंकि सुबाकी सुजुका को अपनी छोटी बहन मानता है और सुजुका उसे अपनी बड़ी बहन। तो जब उसे पता चलता है कि वो खतरे में थी तब वो तबाही मचा देता और उसे रोकने वाला कोई भी नहीं होता। कांजी उन तीनों से पूछता भी है कि क्या तुम लोगों ने कभी सुबाकी को बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखा है, जिस पर नीरे घबराते हुए कहता है, कभी नहीं। कांजी उन लोगों से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक बंदा भागा भागा आता है और बताता है कि कुछ अनजान लोगों का ग्रुप बिना किसी बात के सड़क पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो पिछले गैंग के साथ मिले हुए हैं। सुबाकी भी ये सुनकर कहता है, कहीं ये वही लोग तो नहीं जिनके साथ साकुरा ने लड़ाई की थी, और वो भी उस फाइट में जाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी कांजी उसे रोकते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ बस सुजुका के साथ रहो, बाकी चीजों को हम आसानी से संभाल लेंगे, वैसे भी वहाँ बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं और हमें तो ये भी नहीं पता कि ये जगह अब सेफ भी है या नहीं, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम प्लीज सुजुका के साथ ही रहो। तभी साकुरा वहाँ से उठकर बाहर जाने लगता है। कांजी उसे रोकने की भी कोशिश करता है और उससे कहता है, ये हमारी प्रॉब्लम है। तभी साकुरा कह पड़ता है, वैसे भी हम लोगों ने उन लोगों को पीटा था, तो इस हिसाब से तो ये हमारी प्रॉब्लम भी हुई। तभी सुबाकी कांजी से कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम लोग मुझसे क्या छिपा रहे हो, पर जो भी है जल्दी से उसे खत्म करके आओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और सुजुका भी थोड़ी घबरा जाती है। रास्ते में कांजी साकुरा से कहता है, तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ लड़ने चल रहे हो। जो सुनते ही साकुरा कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लड़ने का मन है इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। नीरे कहता है कि हमें अपने साथ और भी लोगों को लेकर आना चाहिए था, क्योंकि वो लोग नंबर्स में बहुत ज्यादा है और हम कुछ ही लोग हैं। जिस पर कांजी कहता है, तुम हमें इतना भी कम मत समझो, भले ही हम नंबर्स में कम है पर हमारा ग्रुप किसी इलाइट से कम नहीं। हम देखते हैं कि रोप्पो इचिजो के मेंबर्स उन सभी गुंडों को बुरी तरह से धो रहे होते हैं और अब तो कांजी भी उन सभी के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है। तभी कांजी से एक बंदा पूछता है, तुम तो अपने साथ और भी लोगों को लेकर आए हो, जिस पर वो बताता है कि हाँ ये लोग खुद ही हमारी हेल्प करने आए हैं। तभी उन बदमाशों में से एक कहता है, अब तो तुम अपने साथ बैकअप भी लेकर आए हो, पर इसका कोई फायदा नहीं, हम नंबर्स में अभी भी तुमसे ज्यादा है, तो जल्दी से सुजुका को हमारे हवाले कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम पूरी डिस्ट्रिक्ट में तोड़फोड़ करना शुरू कर देंगे। तभी कांजी गुस्से में क्या ही
ही उन लोगों पर पंचेस और किक्स बरसाता है। उसके सामने तो कोई टिक ही नहीं पा रहा था। पीछे से साकुरा कहता है, अरे ये अचानक से क्या हुआ? जिस पर वही बंदा उन सभी को बताता है, तुम सभी टेंशन मत लो, ये हमेशा से ही ऐसा है। हमारा चेयरमैन सब्र करना नहीं जानता। वो एक एक करके सभी बदमाशों पर पंचेस बरसाए जा रहा था और ये देखने के बाद तो उन गुंडों की भी बुरी तरह से फट जाती है। कांजी कहता है, तुम सभी ऐसा प्रॉमिस मत करो जिसे तुम कभी निभा ही ना पाओ। जो सुनते ही साकुरा को अपने बारे में याद आता है कि उसने पहले ऐसा ही कहा था। फिर हम देखते हैं कि रोप्पो इचिजो के सारे मेंबर्स उन सभी गुंडों को बुरी तरह से मार रहे थे और कांजी भी एक बंदे को किक कर हवे में ही उड़ा देता है। उसकी ऐसी पावर को देखकर सुओ उसकी तारीफ कर रहा होता है और साकुरा भी उसे ऐसा करता देख एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, तो ये है असली रोप्पो इचिजो का मेंबर नाकामुरा कांजी। कांजी दो बंदों से फाइट कर रहा होता है, तभी साकुरा आकर एक बंदे को निपटा देता है। जो देखते ही कांजी कहता है, तुमने फिर से मुझे बचा लिया। तब साकुरा उससे कहता है, मुझे भी पता है कि तुम इस बंदे को आसानी से संभाल सकते थे और वैसे भी मैं तुम्हें इस फाइट का अकेला स्टार तो बनने नहीं दूंगा। ऐसा बोलते ही साकुरा एक बंदे को पंच कर देता है, पर उसका पंच उस पर कुछ खास असर नहीं करता, जिसे देखने के बाद तो साकुरा भी डिसअपॉइंट हो जाता है। तभी पीछे से कांजी साकुरा के कंधे की हेल्प से उन लोगों पर एक जोरदार किक मारता है और साकुरा से कहता है, तुमने फिर से मेरी हेल्प की। जो सुनने के बाद तो साकुरा भी चिढ़ जाता है। फिर वो दोनों एक साथ मिलकर फाइट कर रहे होते हैं। ये देख आकाइतो भी शॉक हो जाता है और कहता है, ये तो कांजी के साथ कीप अप कर रहा है, ये लड़का तो कमाल का है। जो सुनकर सुओ कहता है, ऐसा तो होगा ही, वो हमारा ग्रेट कैप्टन है। सुओ और आकाइतो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे कुछ बदमाश उन्हें मारने आते हैं। उन्हें देखते ही वो दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट को वहीं मार देते हैं। ये देखकर आकाइतो इम्प्रेस हो जाता है और सुओ से कहता है, तुम तो काफी स्टाइलिश हो। जिस पर सुओ कहता है, नहीं अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। फिर आकाइतो नीरे को देखकर कहता है, क्या वो बच्चा ठीक होगा? तब सुओ कहता है, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही वो अभी कमजोर है, पर उसके अंदर ताकतवर बनने की डिजायर है, जो आने वाले समय में उसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना देगी। इधर नीरे साइड में खड़े होकर सोच रहा होता है कि आखिर मैं इस सिचुएशन में कर भी क्या सकता हूँ। तभी उसे सुओ की कही गई बात याद आती है कि लड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि ना हारना जरूरी है। मुझे पता है कि तुम इस सिचुएशन में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते और ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटिंग होगा, पर तुम खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो और यही सबसे बड़ी बात है। वहीं नीरे उन सभी को लड़ता देख सोच रहा होता है, क्या मैं भी इनकी तरह कभी ताकतवर बन पाऊंगा? तभी वो नोटिस करता है कि भले ही इन गुंडों का नंबर ज्यादा था, पर जीत हमारी ही हो रही है। उसी दौरान वहाँ एक और गुंडों का ग्रुप आ जाता है। उनका लीडर उन सभी से कहता है, जल्दी से उस लड़की को हमारे हवाले कर दो और जो भी पैसा हम सभी को मिलेगा उस पैसे से जाकर हम बारबेक्यू खाएंगे। हमें यहाँ पता चलता है कि उस बदमाशों के ग्रुप के लीडर का नाम सुजुरी है। इन लोगों को देखकर रोप्पो इचिजा के मेंबर्स भी काफी शौक हो गए थे। सुजुरी उन सभी को देखकर कहता है, अच्छा तो तुम ही लोग हो रोप्पो इचिजा के मेंबर्स। मैंने तो तुम लोगों के बारे में बहुत बातें सुनी है और तुम सभी यहाँ सूट में क्या कर रहे हो? कहीं सूट तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर तो नहीं बना देता? फिर वो अपने बंदे से कहता है, नेक्स्ट फाइट में हम लोग भी सूट पहन कर आया करेंगे। पीछे से नीरे इन सभी को देखकर सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग अब कौन है और इस सिचुएशन में भी ये लोग इतने कामली कैसे बात कर सकते हैं। इधर कांजी उन सभी से कहता है, हमने तुम लोगों को पहले ही हरा दिया है, तुम तो बस अपने नंबर्स को बढ़ाते हुए आए ही जा रहे हो। जिस पर सिजुरी कहता है, तुमने जिससे फाइट किया वो अलग ग्रुप था और हम अलग ग्रुप हैं। वो लोग अपना काम नहीं कर पाए, इसलिए उस काम को हमें दे दिया गया और हमारे ग्रुप को ग्रेवल्स के नाम से जाना जाता है, जो कि सोनाबार डिस्ट्रिक्ट से हैं। तुम सभी से मिलकर हमें अच्छा लगा। नीरे ये सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि ये लोग सोनाबार डिस्ट्रिक्ट के ग्रेवल्स हैं। साकुरा के पूछने पर वो बताता है कि सोनाबार डिस्ट्रिक्ट फेमस है बुरे कामों के लिए और वो जगह फाइट्स वगैरह के लिए बुरी नहीं है, बल्कि इनकी इकोनॉमी ही इतनी खराब है जिसके वजह से इन्हें क्राइम्स करने पड़ते हैं। मैंने सुना है कि उन लोगों की ऐसी भी टीम है जो स्कूल्स या काम पर नहीं जाते हैं, बल्कि मिशनरीज बन जाते हैं और इसी टीम को ग्रेवल्स कहते हैं। वहीं सुजुरी भी कहने लग जाता है कि हमें एक लड़की को लाने के पैसे मिलने वाले हैं और उस पैसे से हमारी पूरी टीम खाना खा सकती है, तो चुपचाप उस लड़की को हमारे हवाले कर दो और हम बिना कोई नुकसान पहुंचाए यहाँ से सेफली चले जाएंगे। वैसे भी तुम कितने भी पावरफुल हो, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम पूरी तरह से थक चुके हो और हमारी नंबर्स भी ज्यादा है। वहीं इतने सारे लोग को देखकर साकुरा भी घबरा जाता है और सोचता है कि हम इनसे जीत भी पाएंगे या नहीं। वहीं कांजी उन सभी से कहता है, अगर हम नहीं भी जीते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम सिर्फ टाउन में शांति रखना है, जिससे कि यहाँ आने वाले सभी लोग बेफिक्र होकर एंजॉय कर सकें। बस ये चीज अगर पूरी हो रही है तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम इस फाइट को जीते या हारे। साकुरा भी उसकी बात को सुनकर शौक हो जाता है और सोचता है कि अगर हम फाइट को जीतेंगे ही नहीं तो लड़ना ही बेकार है। वहीं कांजी कहता है, भले ही हम हार जाएं, पर सुजुका और टाउन अगर सेफ है तो हम भी ठीक है। ये सुनकर साकुरा अब सोचने लगता है कि ये लोग उस फाइट को लड़ने का सोच रहे हैं जिनका इन्हें पक्का पता है कि ये लोग हार ही जाएंगे। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। ये लोग तो किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे हैं। साकुरा को अब उमेमिया की बात याद आती है, जहाँ उसने कहा था कि ऐसी भी चीजें हैं जिसे वो टॉप पर रहकर करना चाहता है। ये याद करते हुए साकुरा कहता है, जो लोग भी टॉप पर होते हैं वो बिल्कुल एक ही तरह सोचते हैं। ये सोचते ही साकुरा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी सुजुरी कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, पर अगर हमने तुम सभी को नीचे गिरा दिया तो इसका मतलब तुम हार जाओगे। तुम सभी को हराने के बाद ही हम सुजुका को यहाँ से ले जाएंगे। तभी कांजी कहता है, हम अगर हार भी जाएं तो हमें फर्क नहीं पड़ता, पर तुम सुजुका को छू भी नहीं पाओगे, क्योंकि उसे सेफ रखने
के लिए मैंने बॉडीगार्ड्स लगाए हैं। जिस पर सुजुरी कहता है, इसका मतलब तुम भागने की बजाय हमसे लड़कर ही मानोगे। चलो ये भी ठीक है। तभी कांजी उसे अपनी बकवास बंद करने को कहता है और उन लोगों पर चार्ज कर देता है। इसी के साथ विंड ब्रेकर का 8th एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। मिलता हूँ तुम सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।